अस्सलाम वालेकुम जिब्रान। वाह फवदान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल खैर से जनाब। फिर जी हम अपने सेशन के साथ हाजिर हैं। ये आज क्या बात करें? आज प्रोग्राम तो हमारा था, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसको हम इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के जो बैकग्राउंड है हम्म। उस पर हम उसको बाद में लेंगे। जो अभी रिसेंटली एक वेव आई हुई है, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हलकों से फ़लस्तीन के हवाले से लोग मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। हम्म। मैं चाह रहा था उसको ज़रा समअप कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे भी हैं, और सच्ची बात है कि इस वक्त जो कंफ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं वो आम के लिए ना, जितने भी हम्म। वो इतने वेरिड पॉइंट्स हैं कि वो आम बंदा इंटरेस्ट ही लूज कर देगा, जो कि एक जायज इंटरेस्ट रहना चाहिए इस मसले में हमारा। इखलाकी तौर पे और सफारती तौर पे तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए ना, अगर वो कुछ नहीं कर सकते। वो स्टीम भी लोग लूज कर देते हैं इन सारे कमेंट्स को सुन के। हम्म। तो उस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मगर दुखी टॉपिक है, खासकर से मेरे लिए। हम्म। क्योंकि मैं और जिब्रान, आप और हमारे साथ के और कुछ प्रोग्राम्स करने वाले लोग जो हैं, उन लोगों में से हैं जो दीन को रेलेवेंट रखना चाहते हैं हर चीज़ में। जी। लेकिन हम दुनिया के मामलात को एक सर्टन सेंस के साथ, एक सर्टन ग्लोबल थॉट स्ट्रक्चर के साथ लेकर भी चलने को मुनासिब समझते हैं। जी। हमारा ख्याल है दुनिया ने एज अ होल जंग अजीमों के बाद से अपनी बहुत इसलाह की है। और जिस लेवल के ऊपर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अब चीज़ें डिस्कस होती हैं, हम्म। मेरा ख्याल है वो बड़ा मुनासिब है। और लेकिन उससे हुआ क्या कि आमतौर पे दीन के नाम लेवा जो लोग हैं, ऐसा लगता था कि वो पीछे रह गए हैं। हम्म। खास करके 1950 के बाद से लेके अब तक लगता है ऐसे ही है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दीन का ताना बाना हाथ से छोड़ते जा रहे हैं। जी। उनको लगता है कि इसको रेलिवेंट रखना बड़ा मुश्किल है। हम्म। ऐसे टाइम में मेरी, जब ये फिलिस्तीन के अभी रिसेंट जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनमें दुख का मामला मेरे लिए यही है कि अनफॉर्चुनेटली मजहबी लोग, और मजहबी लोगों से मेरी मुराद मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग जो मजहब का नाम लेते हैं आजकल, उनमें उलमा भी शामिल हैं, उनमें गैर रस्मी उलमा भी शामिल हैं, उनमें गैर रस्मी उलमा के शागिर्द भी शामिल हैं, हम्म। उसमें कुछ मजहबी इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। जी। तो ये सब के सब जो लोग हैं, मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि सिवाय इक्का दुक्का के सब लोगों ने एक ऐसा रोल प्ले किया है, रिस्पेक्टिव के किस कैटेगरी से उनका ताल्लुक है, हम्म। कि दीन के लिए शायद मेरा ख्याल है कि नफरत मजीद बढ़े, या दीन से जो लोग गैर मुंसलिक होते जा रहे थे, खासकर से दुनिया का पढ़ा लिखा तबका, वो शायद मजीद गैर मुंसलिक हों, कि ये सोचे कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। हाँ, और कम से कम ये होगा कि रगबत नहीं पैदा करेगी इनका ये बयानिया दीन से। बिल्कुल। क्योंकि अभी हम इसको डिस्कशन खोलते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि आप ये देखें कि जो दुनिया के तमाम गैर रिलीजियस लोग हैं, आमतौर पे जो वेस्ट में पाए जाते हैं, जी। वो कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हम्म। यानी लिबरल्स तो सारी दुनिया के तकरीबन एक ही आवाज में बोल रहे होते हैं। हम्म। अगरचे हुकूमतें जो हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे खड़ी होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम में जितनी भी लिबरल अवाम है दुनिया भर के अंदर, वो एक इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, जो करना चाहिए, जिस तरीके से दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से पिछले इतने अर्से से आगे बढ़ती रही है। हम्म। यानी वो तरीका क्या है कि दुनिया ने बहुत सी बातों पे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। दुनिया ने जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, तरह तरह की और टर्म्स वजह करके उनके लिए उसूल कवायद बना दिए हैं। उसका वो इतलाक कर रहे हैं। जी। आईसीसी बना दी, आईसीजे बना दी है, वहां पर केसेस लेके गए हैं, उन केसेस को परसू कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मजलूम ठहराकर इसराइल के मुतल्लिक बहुत सारी ऐसी पाबंदियों का तज़किरा कर रहे हैं जो हुकूमती लेवल पे भी हैं और जो माशरती लेवल पे भी हैं। जैसे बीडीएस को ले लें, जी। बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न एंड सैंक्शंस की जो सारी मूव चल रही है। तो तमाम एंड ए रिलीजियस दुनिया जो है, वो तो इतना पॉजिटिव रोल प्ले करती इसमें नजर आ रही है। हम्म। हर तरीके से जो मजलूम है उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। और जितने टूल्स उनके पास अवेलेबल हैं मॉडर्न दुनिया के अंदर, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से इसराइल को अपनी इस डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से रोका जाए, फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलवाया जाए। और अब तो उनका प्रेशर इतना बढ़ गया है कि इवन वो हुकूमतें जो हमेशा से शदीद तौर पर पुष्ट बना रही हैं इसराइल जी। की, जी। जैसे बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, ये डेवलप्ड ममालिक शामिल हैं, हम्म। उनको भी अपनी आवाम की बात सुनते हुए, वो प्रेशर लेते हुए बहुत से ऐसे इकदाम की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, जिससे खैर के ही रास्ते राहें खुलती नजर आ रही हैं। उस टाइम के अंदर
आप ये देखें कि हमारे यहाँ जितने रिलीजियस तबकात हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के, जैसे मैं मेंशन किया उनका नाम एंड पे ले लेंगे, हम्म। बाकी सब एक इतना गैर हकीकत पसंदाना, एक बिल्कुल ख्याली किस्म का, और बिल्कुल बचकाना किस्म का हम्म। रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। ऐसी आरा दे रहे हैं, ऐसे फैक्ट सुना रहे हैं कि जिनके ऊपर दिल तो यही करता है कि खुल के उनकी क्लास ली जाए। लेकिन मतलब हमारा प्लेटफॉर्म और मेरी अपनी अप्रोच भी ऐसी नहीं है हम्म। इन लोगों का नाम लेके किसी को सख्त सुस्त कहा जाए। ओवरऑल जो ख्यालात के कुछ रेशे चल रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करके मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से इन लोगों ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है हम्म। फिलिस्तीन की सारी कॉज के लिए, और जो कोशिश में लगे हुए थे कि असल में वो पॉजिटिव रोल प्ले करें। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वर्ल्ड व्यू ऐसा है, उनकी समझ इतनी है या जज्बातियत इतनी है कि कोई ना कोई चीज उनको उस यूनिवर्सल इंटेलेक्ट से कनेक्ट होने में माने हैं, हम्म। जो बेसिकली तमाम पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। हम्म। उस पर आ जाए जी। मेरे नज़दीक अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उससे खास करके आमतौर पे, और ख़ास कर से पिछले चंद माह से हम्म। आप देखें, तीन चार ग्रोह बड़े एक दूसरे से मुनफरिद हैं, हम्म। और वो अपने अपने एंगल से इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मसले का कोई पॉजिटिव हल तजवीज़ नहीं कर पा रहे। राइट। इनमें पहला ग्रोह अगर आप देखें तो वो गैर रस्मी उलमा का है। जी। ठीक है, गैर रस्मी से मुराद मेरी यही है कि यानी कि वो ट्रेडिशनली स्पीकिंग कोई उलमा की डिग्री नहीं रखते, अ, उस तरह हमारे रवायत पसंद उलमा से ताल्लुक नहीं रखते, हम्म। बल्कि वो गैर रवायती उलमा या अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं, जो भी इस तबके के लोग जो हैं, तो यूज करते हैं। जिनमें एक बड़ा नाम हम ले लेते हैं क्योंकि मैं खुद उनका शागिर्द हूँ, और उनके मुतलिक मैंने बात भी करनी है, तो गमदी साहब का नाम ले लेते हैं। इसी तरीके से और भी हजरात हैं, हम्म। एक गमदी साहब का ही मामला नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जो या तो खुद को गैर रस्मी उलमा कहते हैं, हम्म। या एटलीस्ट दीन का तालिब इल्म कह के अपना तारुफ कराते हैं, लेकिन वो रस्मी उलमा से एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। हम्म। अच्छा, फिर इन्हीं के अंदर दूसरा तबका वो है कि जो इन गैर रस्मी उलमा के शागिर्दों का है, वो एक और ही लेवल के ऊपर होते हैं। या, उनके ऊपर हम डिस्टिंक्शन बताएंगे कि किस तरीके से गैर रस्मी उलमा एक कोई बात करते हैं, उसको हम्म। पकड़ के ये गैर रस्मी उलमा के शागिर्द जो हैं, ये एक और ही इंतहा पे पहुंच जाते हैं। तो शायद उनके नुक्ता नजर को उतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड नहीं करते, गलती करते हैं उनका मतलब समझने में। और वो मजबूर क्यों होते हैं कि वो उसको डिफेंड करें विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, मतलब या उतने इसमें। उस पर हम आते हैं, अभी जब उनको डिस्कस करते हैं तो आते हैं, ये अहम नुकता है, इसको पिन पिन कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, तीसरा इस तरह का ग्रोह जो है, यानी एक गैर मुस्लिम उलमा का ग्रोह हो गया, एक गैर मुस्लिम उलमा के शागिर्दों का ग्रोह हो गया, इन दोनों को मैं डिफरेंट ग्रोह शुमार करता हूँ। और एक तीसरा ग्रोह हो गया मजहबी इन्फ्लुएंसर्स का। जी। ये नाम मैं किसी डेरोगेटरी सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा, हम्म। यानी मेरे पास अभी और कोई अच्छा लफ्ज नहीं है उनके लिए बोलने के लिए कि कैसे उनको कैटेगराइज किया जाए। यानी ये वो हजरात हैं जो ना तो दीन के आलिम है, ना रस्मी उलमा है, ना ही गैर रस्मी उलमा है, ना ही गैर रस्मी या रस्मी उलमा के शागिर्द हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो दीन का दर्द रखते हैं, जो समझते हैं कि दीन हमारे आज के दौर के अंदर हमें बहुत सारी हिदायत मुहैया करता है। हम्म। और बुनियादी तौर पे ये दुनिया भी लोग होते हैं, कोई ना कोई इन्होंने दुनिया में पढ़ाई डिग्री कोई कारोबार वगैरह किया होता है, हम्म। और ये सोशल मीडिया पे या मोटिवेशनल टॉक्स के जरिए से लोगों को दीन के ऊपर और दीन की हिदायत, खासकर से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो उनको समझ में आती है, लोगों को बताते रहते हैं। राइट। तो इनको मैं कह रहा हूँ कि मजहबी इन्फ्लुएंसर्स का ग्रोह है। इस ग्रोह ने भी के अक्सर अफराद ने कुछ इंतहाओं को छुआ है, जो बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना है, हम्म। और बाज़ औक़ात मज़ाक़ खेस पे भी बॉर्डर करती हैं। राइट। उनको डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। और फिर एक आखिरी ग्रोह है रस्मी उलमा और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ इन्फ्लुएंसर्स का, उनके बारे में हम एंड में, मुझे याद रहिएगा, जी। डिस्कशन कर लेंगे। जी। पहले ग्रोह को लेते हैं जी, नॉन क्योंकि ट्रेडिशनल। मैं अपना ताल्लुक भी इन नॉन ट्रेडिशनल उलमा से के शागिर्दों में ही समझता हूँ, हम्म। इसलिए पहले उन उलमा की बात कर लेते हैं जो गैर रस्मी उलमा हैं। जी। इनमें गांधी साहब सर फहरिस्त हैं। हम्म। मेरे लिए मेंटर का दर्जा रखते हैं, मैं उनकी उसूलों कवायद से इत्तेफाक रखता हूँ, जो हम्म। उन्होंने दीन को तमाम उसकी आलाइशों से पाक करके इस दौर में समझाने का जो बेड़ा उठाया है, हम्म। उसमें मेरे ख्याल से बड़े हद तक कामयाब हुए हैं। या, वो जो एक ख्याल पेश किया था अल्लामा इकबाल ने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट का, मेरा ख्याल है ये काम उन्होंने कर दिया है। मैं अपने तय इसको इस्लामिक रिफॉर्मेशन कहता हूँ, लेकिन वो इसको इससे गुरेज करते हैं उसको हम्म। रिफॉर्मेशन का नाम देने से। उसकी वजूहत उनके यहाँ हैं, बड़ी हद तक दुरुस्त भी होंगी उनके नज़दीक, मेरे नज़दीक उनकी उनकी कोई खास वक़्त नहीं है उन बातों की। रिफॉर्मेशन से मुराद मगरिब में कुछ भी ली जाती हो,
रिफॉर्मेशन हमारे यहाँ से तरीके समझी भी नहीं जाती। उनका ख्याल होता है कि रिफॉर्मेशन कहने से मतलब ये होता है कि हम इस्लाम में कुछ बुनियादें तब्दील करने वाले हैं। उसमें गैर से कुछ चीज दाखिल कर रहे हैं, हाँ, हालांकि दाखिल की कर रहे तब्दील हैं, का। कुरान पाक में कोई तब्दीली करने वाले हैं हदीस हम्म। में। तो ऐसा इवन क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन के अंदर भी नहीं था। जी। बाइबल उनके यहाँ वही है जो बाकियों के यहाँ है। हाँ, 6-7 किताबें जो पहले भी डिबेटेबल थी बाइबल के, क्रिश्चियन बाइबल के अंदर, जिनको ओल्ड टेस्टामेंट से वो शुमार नहीं किया करते थे सीक्रेट किताबों में, लेकिन बाइबल का हिस्सा बनाया हुआ था कैथोलिक्स ने, वो प्रोटेस्टेंट से आगे से तो निकाल दूं इसमें से। बाकी तो किसी कार्डिनल ऑफ फेथ के ऊपर उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। वही सारे के सारे बुनियादें जो एक क्रिश्चियन सेक्ट की हैं वो बाकियों की भी हैं। तो इस्लामिक क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन भी रिफॉर्मेशन इसी सेंस में थी कि उन्होंने कुछ रिलीजियस थॉट जो इर्द गिर्द बिल्ड की जाती है कोर रिलीजियस सोर्सेज के, उस थॉट को तब्दील किया था उन्होंने, देखने के अंदाज को तब्दील किया। मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि इल्लामा इकबाल को भी इस किताब की वजह से काफी कुछ अपने फ्लैट मिला ऑब्वियसली। द पॉइंट इज कि ये रिलीजियस थॉट की बात हो रही है, वो मुसलमानों की सोच, उसका इस्लाम और उसके माखिज से कोई खास ताल्लुक नहीं है। जो ओरिजिनल माखिज है, तो सोच की बात हो रही है ना। उस जी सोच जी में आपके आरा आ जाती हैं, उलमा की बातें आ जाती हैं, रवायात आ जाती हैं, उलमा ने जो पेश किए हैं जी। मुख्तलिफ हवाले से उनके फैसले आ जाते हैं। इसको इतना बड़ा सवाल मतलब क्यों बनाया गया, मतलब। हाँ, मतलब बनाया उन्होंने, उसके ऊपर किसी दिन इंशाल्लाह बहस करेंगे, इसलिए भी कि मैं समझता हूँ कि इसको अब हमें इस्लामिक रिफॉर्मेशन के लफ्ज़ पर ले आना चाहिए। हम्म। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है ऐसे ही है कि हमें पहले गांधी साहब से गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि वो हम्म। क्यों इस लफ्ज़ से जो है वो इबा करते हैं। हम्म। लेकिन बुनियादी बातें आपने दुरुस्त कर दी। असल में फिक्र ही होती है, इर्द गिर्द बिल्ड की भी फिक्र होती है, उसमें एपिस्टेमोलॉजी भी शामिल होती है, यानी अपने सोर्सेज को देखना कैसे है, किसको क्या क्रेडिबिलिटी देनी है आपने, यस। किसको कहाँ किस रंग के ऊपर रखना है क्रेडिबिलिटी के। इस तरह के कुछ फर्क वाकई हो जाते हैं हम्म। जिनकी बुनियाद पर दीन को देखने का अंदाज तब्दील हो जाता है। सोर्सेज वही होते हैं, लेकिन वो देखने का अंदाज तब्दील हो जाता है थोड़ा सा। राइट। वो एक कर दिया गांधी साहब ने, इसलिए मैं उनको इस दौर के बड़े मुजद्दिदीन में से समझता हूँ। लेकिन उन्होंने एक अच्छा मेरे ख्याल से फरीदा सा इंजाम दिया इस फिलिस्तीन की सारी बहस के अंदर। देखिए, गांधी साहब की लेवल के जो उलमा होते हैं ना, वो आम लोगों के लेवल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहे होते, और स्पेशली जज्बात में बिल्कुल नहीं ऑपरेट कर रहे जज्बात पे नहीं कर रहे होते, वो इवन कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे भी ऑपरेट नहीं कर रहे होते। होते। वो करते क्या है कि जब आप उनसे किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई सवाल करें, तो वो माशरे के अंदर बहुत सारी कमजोरियां बहुत बड़े लेवल पे देख रहे होते हैं, हम्म। वर्ल्ड व्यू के लेवल। हम्म। वो उसको दुरुस्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अगर बड़े बड़े 3-4 लेवल बना लेना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो वो क्या होते हैं जी? पहला लेवल सबसे छोटा क्या होता है? टेक्टिकल लेवल क्या है? जी। आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी क्या करना है, यस। अभी किस जगह कितना जोर डालना है, कहाँ से कितने ट्रूप्स डालने हैं, कहाँ पे कितने लॉजिस्टिक्स डालने हैं, किस चीज को पहले लेना है, किस चीज को बाद में लेना है। इस तरह की टेक्टिकल डिटेल्स होती हैं। इसके ऊपर एक लेवल आता है जिसको ऑपरेशनल कहते हैं। ऑपरेशनल आमतौर पर लॉजिस्टिक्स से डील करता है, यस। यानी मेनली ये होता है कि इस पूरी एफर्ट को आपने सपोर्ट कैसे करना हाँ, है, सस्टेन कैसे करना है। सस्टेन कैसे करना है। इससे ऊपर आ जाए तो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है। यस। स्ट्रेटेजिक लेवल वो बड़े बड़े एम्स मुतय्यन करता है, जिसके ऊपर ये ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल ऑपरेट करते हैं सारे के सारे। हम्म। कि जैसे मिसाल के तौर पर जंग अजीमों को अगर हवाला ले ले, तो आपने तय करना है कि जी मैंने मॉस्को को पता करना है, मैंने ये ब्रेड बास्केट के यूक्रेन के इलाके को पता करना है सारे का सारा, इसलिए मैंने रशिया को इन्वेड करना है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल हो गया। अब आगे फिर उसके ऑपरेशन लेवल आएगा कि हमने कितनी सपोर्ट कहाँ पर मुहैया करनी है, ट्रूप्स कितने लेकर आने हैं, कितनी डिविजन डाइवर्ट करनी है, ये वो। टेक्टिकल लेवल ये आएगा कि अच्छा पहले क्या करना है, जिस स्मोलेंस्क पे जाना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। तो ये इस तरह के लेवल होते हैं। अच्छा, इन लेवल्स के ऊपर एक लेवल होता है वर्ल्ड व्यू का। वर्ल्ड व्यू का लेवल आपको बताता है, जैसे फर्ज करें जंग अजीम में जर्मनी ने फैसला किया कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है ट्रीटी ऑफ वर्साय में, हम्म। और हमारी एक नस्ल है, आर्यन नस्ल है, अगर हुकूमत ही करनी है तो हमें करनी चाहिए, और लिबन है, हमें एक इलाका चाहिए अपने लिए। तो ये सारी की सारी क्या है, ये वर्ल्ड व्यू की डिटेल्स हैं। इनसे फिर आगे स्ट्रेटेजीज निकल रही हैं कि अच्छा ठीक है, हमने ब्रेड बास्केट लेनी है जी, हमने इधर फ्रांस के ऊपर हमने साथ ये करना है वो करना है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की डिसीजन है। फिर नीचे ऑपरेशनल टेक्टिकल लेवल की बातें आती हैं। राइट। तो वर्ल्ड व्यू एक जो बनाते हैं ना लोग, उसमें कई दफा ऐसी खामियां होती हैं कि ये बड़े उलमा खासकर से और बड़े दानश्वर उसकी दुरुस्ती को मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से गांधी साहब वो फरीदा सर अंजाम देने की तरफ आगे बढ़े थे, राइट। और मेरे ख्याल है बड़ी हद तक ठीक बढ़े हैं। हम्म। उन्होंने मुतय्यन करके लोगों को बताया है कि जिन लोगों के जहनों से महव हो गया हो, उनको दोबारा याद करा दिया जाए कि भाई जंग ज़ीमों के बाद एक नई दुनिया बनी है, उस दुनिया के अंदर कुछ कवायद कारबंद है, उन कवायद का को वायलेट करके आप कोई स्ट्रगल भी नहीं कर सकते, उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उल्टा ये मुमकिन है कि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए वर्ल्ड व्यू को समझ लें। हम्म। ये बात उन्होंने कई दफा पासिंग में कर दी, कई दफा उन्होंने मुतय्यन करके कर दी प्रोग्राम्स में। मेरा ख्याल है उनके लेवल के उलमा को ऐसी बातें करनी चाहिए। हम्म। होता क्या है कि ऐसे ही प्रोग्राम्स के अंदर उनसे किसी बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी सवाल कर लिया जाता है,
वो जवाब वर्ल्ड व्यू का ही दे रहे होते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो की राय दे रहे हैं। हम्म। मेरा ख्याल है इसमें उनको अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना चाहिए, ताकि लोगों को ये गलत फहमियां ना हो। जी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि इस लेवल के उलमा, खासकर से गांधी साहब ने इसमें वर्ल्ड व्यू की दुरुस्ती के लिए एक अहम रोल प्ले किया है, जो करना चाहिए था। मुझे उसमें कोई खास एतराज नहीं है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम इससे अगले ग्रोह में आता है, वो जो इनके शागिर्द लोग होते हैं। ठीक है, वो शागिर्द कई दफा डायरेक्टली मुंसलिक भी होते हैं, कई दफा थोड़े रिलेटिवली इनडायरेक्टली मुंसलिक भी होते हैं, जो इनका नाम लेवा होते हैं, हाँ, सराहने सोच वाले होते हैं, मुतासिर होते हैं उससे, सोच हाँ। से मुतासिर होते हैं। जी जी। लेकिन वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो हम्म। अपनी अपने प्लेटफॉर्म भी रखते हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो करते रहे काम। उन उनके लेवल पे आते हुए ना, इस वर्ल्ड रिव्यू ने मुझे लगता है कि बहुत ही एक अजीब सा रोल प्ले करती है। हम्म। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग, उन लोगों में जिब्रान, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने आज कहीं ये हकीकत डिस्कवर की है कि मुल्क के ऊपर, दुनिया के ऊपर पांच ताकतें हुकूमत कर रही हैं, हम्म। और उनको एक गैर मुतनासिब रोल हासिल है दुनिया की फैसला साजी में, हम्म। दुनिया के सारे मामलों की फैसला साजी में। जी। अच्छा, अब ये जैसे एक बच्चे के हाथ कोई चीज लग जाती है ना, बिल्कुल ऐसा मुझे फील होता है कि उनके हाथ ही चीज लग गई है। अब वो दुनिया की हर चीज के अंदर, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसी एक चीज के जरिए से रंग भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम्म। आपको याद होगा जब हम 9वीं 10वीं में या उससे भी नीचे क्लासेस में थे, हमारे साथ ऐसा हुआ करता था। कभी कभार दुनिया का कोई नया फैक्ट सामने आता था, तो हम सोचते थे कि अब इसी से तमाम दुनिया के मामला को ना जी समझने की कोशिश करते जी। हैं, उनको गिरा उनकी खोलने की कोशिश हम्म। करते हैं, उनके हम्म। रंग भरने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो वो एक स्टेट होती है, फिर उसका आप रंग भरते हैं, थोड़े से आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, दुनिया तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो और बहुत से हकायक बहुत सारा रोल प्ले कर रहे हैं। हम्म। ये तो एक पार्ट ऑफ द पजल थी, वो हमने समझ ली। हमने अपनी नादानी में उसी एक पार्ट ऑफ द पजल से सारी मसाइल को हल करने की कोशिश की, वो हमसे नहीं हुए, या हमसे जिन नतीजों पे हम पहुंचे, हमने देखा दुनिया उनसे मुख्तलिफ नतीजे पहुंची हुई है, हम्म। तो हमने कहा दुनिया गलत है, हम सही हैं। हमने इसे एक मसले से सारी चीजों को रिजॉल्व कर दिया। जी। फिर थोड़ा हम उम्र में बड़े हुए, थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस बड़ा हुआ, हमारा नॉलेज बड़ा हुआ, पर चला कि नहीं, हम बेवकूफ थे, हमें इन बाकी हकाई का पता ही नहीं था। हम्म। दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मांगते वो हैं, मल्टी सिंपल लेयर्ड। सोल्यूशन नहीं होते हैं। ये हमारे दीनी तबके के अंदर सबसे बड़ा मसला है। हम कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस के सिंपलिस्टिक आंसर्स देने में तो बड़ी हिज महसूस करते हैं कि जी देखें, इसके तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, ये कर लेते हैं जी, वो कर लेते हैं, और वो सोल्यूशन क्या प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या जो है ना, स्टोन एज के सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और या बिल्कुल ही वो कहते हैं शाह से ज्यादा ज्यादा शाह को वफादार बनने वाले सोल्यूशन कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना होते हैं। और एक वजह ये भी है कि वो जो भी सोल्यूशन पेश करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो अभी भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जी जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी। जी, मतलब उनका और पूरा उसी दिन लेंस अहम से वो हमारी हिस्ट्री को भी उसी लेंस से देखते हैं। उसी लेंस से देखते हैं। सहाबा कराम के बाद जितना भी मुस्लिम एक्सपेंशन हुई, वो उसको स्टिल उसी लेंस से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर उसको नहीं देखते तो फिर तो जिहाद पेश करते हैं। वही वाली जो आपने शाह की बात की, हम्म। तो वो फतावा ऐसे यूज करते हैं जो कि उन डॉक्ट्राइन्स में आए हैं जो कि जिनका इस्लाम नहीं, वो बल्कि वो तो स्टेट्स थी, एम्पायर्स थी, हम्म। उनको यूज करते इस चीज में दोनों इंतहाएं, मजे की बात यह है कि इसी तबके में हम देखेंगे दोनों इंतहाएं भी आ जाती हैं। हैं। अब ये जो एक नुकता है, मैं इसको दोबारा एक दफा रेफर करना चाहता हूँ कि देखें, दुनिया पे पांच ताकतें हुकूमत कर रही हैं एक सर्टेन अंदाज से। ये जुमला लोगों ने बहुत पहले का सुना हुआ है, इस हकीकत से लोग बहुत पहले के वाकिफ हैं। हम्म। दुनिया भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ हैं अपने पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी। जी। इसको अब पीटना छोड़ें, ये पार्ट ऑफ द पजल था। आपने बताया, कामजी साहब ने बता दिया, हमने सुन लिया, अब आगे बढ़े उसके बाद दुनिया ने मामलों को रिजॉल्व करने के लिए और बहुत सारे फोरम बनाए, प्लेटफॉर्म्स बनाए, अग्रीमेंट्स हुए, इदारे बने, हम्म। दुनिया के इंडिविजुअल ममालिक ने अपनी अपनी फ्रीडम स्ट्रगल्स भी की। ये सारे इसी दौर के अंदर हुआ है। आखिर अल्जीरियन स्ट्रगल से लोग वाकिफ नहीं है। अलजायर ने आखिर आज़ादी हासिल की ना, जी। एक सुपर पावर से ही की। इन्हीं पांच ताकतों में से एक ताकत ही थी ना। इसी तरीके से, और कनाडा ने, सॉरी उसने क्या क्या नाम है इसका, अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर इन्होंने किया, बेल्जियम ने किया हुआ था, बेल्जियम ने वक्त किया। वहां पे उनकी फतह हुई। इस तरीके से और दुनिया के कितने ममालिक हैं। यानी 1950 से लेके तकरीबन 2000 की दिहाई तक मुसलसल ये होता रहा कि लोग अपनी अपनी फ्रीडम स्ट्रगल्स करते रहे, कहीं पर आसानी से, कहीं पर जमहूरी तरीकों से, कहीं पे आर्म स्ट्रगल के जरिए से लोगों ने अपनी आजादियां हासिल की। हम्म। ये बावजूद इसके किया कि पांच ताकतें मौजूद थी जी, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था जी, हम्म। हो गया। ये सब लोगों ने नोट की चीजें, आगे बढ़े, मामलों के हल निकालने की कोशिश की। तो मुझे इस पर बड़ी वो होती है, तकलीफ होती है, जब लोग बार बार एक फैक्ट जो उनके हाथ लग गया होता है उसको पीटते रहते हैं।
सॉरी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। मेरे तो ज़हन में ये ख्याल आ रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो 5 ताकतों ने जो बाद में बहुत इदारे भी बने, हम लोग शायद इस चीज़ की वैल्यू समझते नहीं। वैसे हमारे आम लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। FIR की एक वैल्यू होती है ना, कटनी नहीं चाहिए। हम्म, वो कभी भी आपके खिलाफ यूज हो सकती है। जी। ठीक है। और जब हम अपनी डेली लाइफ में इनजस्टिस बर्दाश्त कर लेते हैं पावर के अगेंस्ट, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो, ठीक है, और फिर कहते हैं अल्लाह हिसाब करेगा, हमने अपनी सी कोशिश कर ली। हम्म, ऐसे मौकों पे आके जब हम ये अप्रोच लेना ही नहीं पसंद करते, इसके बारे में सोचते ही नहीं है, एक इखलाकी और मॉरल आपकी अथॉरिटी भी तो है ना, हम्म। उसको आपने एक्सरसाइज करना है टू द एक्सटेंट यू कैन। इसके बारे में बिल्कुल मतलब वो। हाँ, मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कोई ऐसे टूल इस्तेमाल ना करें जिसमें हमारी मॉरल भी हमारे पर जिम्मेदारी आती है, जी और कोई हमें ऑपरेशनल और प्रैक्टिकल फायदे भी हासिल हो सकते हैं उससे। जी जी। ये लोगों का एक मसला है कि अब ये इस एक फैक्ट से आगे बढ़ जाएं, अल्लाह करे ये हजम कर लें इस फैक्ट को, और अब आगे बढ़ें और बाकी की दुनिया के साथ आके पैर कदम मिलाने की कोशिश करें कि भाई बाकी की भी दुनिया ने इसको अपने जहन से मैप नहीं कर दिया, उन्होंने इसको हजम करके एक जगह देकर अपनी थॉट स्ट्रक्चर में आगे बढ़ गए हैं वो लोग। अब अभी रिसेंटली ना देखे ना, कल वो एक आयरिश जो MMA फाइटर है, उसने एक जी, इजरायली एथलीट को साथ, जिसके साथ उसकी फाइट थी, उसको हराया। जी। उसको फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगाया, हम्म, उसे झंडा भी पहना। फिर फुटबॉल मैच में MMA PSG का मैच था, देवर जी हाँ, बैनर्स के साथ थे। पेरेंट्स के साथ थे, देखें, बिल्कुल। वो उनका तो डायरेक्ट मतलब कह लें उनका तो डायरेक्ट स्टेक भी नहीं है इसमें, हम्म। लेकिन एज ह्यूमैनिटी का स्टेक है उनका कि भाई ये चीज सही नहीं हो रही है। हम उस लेवल पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ये लोग करने नहीं दे रहे, ये लोग अभी तक हमें उसमें फंसा के रखा हुआ है कि बस 5 ताकते हैं, 5 ताकते हैं। हम्म भाई हो गया ना, आगे बढ़ो ना, अब इसको पीटना खत्म करो। हम्म नंबर एक। नंबर दो, इन लोगों का मसला ये है कि हाइंडसाइट इज 2020 लगता है इन्होंने कभी सुना ही नहीं है। हम्म मतलब आप एक बच्चे को ही बिठाएं तो वो अगर उसको ये डेटा दे दें आप कि भाई पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में ये कुछ हुआ है, तो हम्म वो कहेगा हाँ देखें आपने ये भी गलत किया, वो भी गलत किया। भाई ये तो हाइंडसाइट हो गया ना। आगे बढ़ते हुए क्या पता चलता है किसी को, दुनिया में कितनी और जगहों पर ये चीजें कामयाब हुई हैं। मैंने इससे एक ब्रैकेट स्टेटमेंट और भी बड़े उलमा से भी सुनी है जो बिल्कुल गलत थी कि हम्म जी कहाँ पे आर्म स्ट्रगल से कामयाबी हुई है। हम्म वही दर्जनों जगह पे कामयाबी हासिल हुई है आर्म स्ट्रगल से भी। ये क्या बचकाना बात है और खिलाफे फैक्ट्स बात है। क्योंकि ये भी कई दफा होता है कि किसी प्रोग्राम के तो दो बंदे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, हम्म एक बंदा फैक्ट सुना रहा होता है, दूसरा जो है उसको काउंटर नहीं करता, हम्म तो वो पॉइंट चला जाता है आगे। हम्म, भाई उस बंदे ने अगर आपको काउंटर नहीं किया और दुरुस्त नहीं किया वहां पे, तो इसमें कसूर उस बंदे का है। आप तो गलत फैक्ट बता के आगे चले गए। जी। तो कितनी जगहों पे आर्म स्ट्रगल भी कामयाब हुई है। अच्छा, फिर उस आर्म स्ट्रगल कामयाब होने के लिए ना ये लोग फिर एक और बहाना तलाश के लिए आते हैं। हम्म नहीं उनको तो देखें फलां फलां जगह से सपोर्ट मिल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो भाई कौन सी आर्म स्ट्रगल सपोर्ट के बगैर होती है? हर जगह से कोई ना कोई लिंक बना हुआ होता है, सपोर्ट जारी होती है। तो बताना ये मकसूद है कि कई दफा आपको अपने हकूक लेने के लिए लड़ना मरना पड़ता है। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मन कुतिला दुना माली ही वो शहीद। हम्म। जो अपने माल का, अपनी प्रॉपर्टी का दिफा करते हुए मर जाए वो शहीद है अल्लाह ताला के हुजूर में। यस। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ऐसी की तैसी हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना इलाका, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना घर, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना लैंड। ऐसे लोग होते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं और उस तरह की तबीयत नहीं रखता, और मुझे तो पहले ही अगर कोई जोर से आवाज भी आएगी तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के गोल हो जाऊंगा उधर घर से और इलाके से, तो हम्म। मैं सारे लोगों को इसी कैटेगरी में शुमार कर लूँ। और ये जो आप जिनका जिक्र भी कर रहे हैं, किसी दिन हम इस पे भी बात कर लेंगे। आप पहले मॉरल केस बनाते हैं, और फिर उसके बाद लोग चले जाते हैं ना रेजिस्टेंस पे भी। उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती है, उसकी कोई स्टेज होती है। जी, बट आप यहाँ पे बैठे किसी के हक में फैसला तो नहीं वारिद कर सकते ना कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, स्पेशली अगर वो अप्रेस्ड कौम है। उसके बारे में मतलब जो ये जो लोग अब राय दे रहे हैं कि उनको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। इस टॉपिक पे बोलना अगर सिर्फ व्यूज लेने के लिए है तो फिर तो एक अलग बात है। ठीक है। जी। और आप जो बात कर रहे हैं कि आगे कोई लाया अमल भी नहीं बता रहे ना। वही ना, मतलब वो अपनी वही लकीर पीट रहे हैं हम्म कि भाई दुनिया में 5 ताकतें हैं, दुनिया में आपकी कोई नहीं सुनी जाती। इसराइल के पीछे मगरबी ताकतें खड़ी हैं। एक साहब ने तो ये भी कह दिया कि जी इसराइल के पीछे नेटो खड़ा हुआ है, उनको पता ही नहीं था कि इसराइल नेटो का हिस्सा नहीं है। हम्म तो ऐसी जो है ना घुमा फिरा के बातें कर देना, गुजर जाना उनके ऊपर से, हम्म और पता नहीं चल रहा कि हम एक तो खिलाफ फैक्ट भी बात कर रहे हैं, और दूसरा इनका कोई रोल भी नहीं है। हम्म दुनिया बेशक पीछे खड़ी होती रहे, एक ग्लोबल साउथ राइज कर रहा है अभी दुनिया के अंदर। ग्लोबल साउथ सारे का सारा फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। वो आप देख लें, गिन के देख लें वो मालिक में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आर्म स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे मैं उन लोगों की गलती बता रहा हूँ कि जब आप दुनिया के मसाइल में रंग सिर्फ एक या दो हकाइक से करने की कोशिश करते हैं जो बच्चे बच्चे को पता होते हैं, आपने अभी भी डिस्कवर किए होते हैं, हम्म तो
उससे एक इंतहाई बोधापन जाता है मजहबी लोगों का, जिनकी तरफ आम तौर पे मिलान होता है पढ़े लिखे लोगों का कि भाई ये पढ़े लिखे लोग आए हैं मार्केट में, ये दीन को एक बड़ी सेंसिबल अप्रोच दे रहे हैं। तो उनके सामने जब आप ऐसे हकायक रखते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि आपको कख का पता नहीं है, तो उससे मैं समझता हूँ कि दीन की इस मूवमेंट को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं थोड़ा वो शदीद अंदर से कि हम्म। प्लीज ऐसा ना करें। ये एक तरह के लोग हो गए। इन्हीं में जो या तो इन गैर रस्मी उलमा के शागिर्द हैं, हम्म। या इनको सराहने वालों में से हैं, मुतासिरीन में से हैं, हम्म। जो भी आप उनको कह लें। हम्म। उनमें से बाद लोग मैंने देखा है वो तो हद कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हमास को जो है वो इनको नहीं बनाना चाहिए, ह्यूमन शील्ड नहीं बनाना चाहिए। भैया आपको कैसे पता चला कि वो ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं? ये तो इल्जाम है उनके ऊपर इसराइल की तरफ से। यस। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस इल्जाम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ स्टडीज करवाई हैं, हम्म। मशहूर कुछ रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने ये एलिगेशन लगाया है कि ह्यूमन शील्ड असल में इसराइली बनाते हैं। हम्म। इस पे इसराइली फौज का इसराइली कोर्ट के अंदर अपील मौजूद है कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाने से जब रोका तो इन्होंने अपील कर दी। यस। और इसराइली कैसे बनाते हैं फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड? वो जब इलाकों को क्लियर करने के लिए जाते हैं तो वो आगे फिलिस्तीनियों को रखते हैं, गाड़ी के आगे बांध के वो सिविलियंस रखते हैं आगे, तो गाड़ी के आगे बांध देते हैं या किसी बिल्डिंग में पहले दाखिल कर देते हैं कि कोई भी अगर बूबी ट्रैप्स है तो उसमें ये मारे जाए। इसे कहते हैं ह्यूमन शील्ड बनाना। और ये भी मशहूर है कि इसराइल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो तमाम आबाद तरीन जगह के ऊपर है। उन्होंने बीच में डाला हुआ है तमाम आबादियों के अपने जनरल हेडक्वार्टर को। जी। और हमास के ऊपर क्या इल्जाम है? वो तो है ही एक इंसर्जेंट ताकत। उनके तो ना ना ऑफिस है ना कुछ और है। वो तो ऑपरेट ही ऐसे करते हैं कि कभी इधर से कर लिया ऑपरेट, कभी उधर से कर लिया। जी। तो आपको कैसे पता चला? आपने ये इल्जाम जो उनके ऊपर है वो क्यों दोहरा दिया? हम्म। आप अगर इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों का साथ देना चाहते हैं, तो आप लेजिटिमेट हकाइक के ऊपर हैं जिन हकाइक को दुनिया का डेटा सपोर्ट करता है। यस, और हकीकत का साथ दें, क्योंकि जो इंसर्जेंसी है उसमें ये इल्जाम लगाता है ना इसराइल के, भाई ये हमने इस इलाके पे हमला किया, कोलेटरल इसलिए हुआ कि यहाँ पे छुपे हुए थे। जी। राइट। जिस तरह ये परेड करते हैं, और जिससे इंडिया ने सीखा अब कश्मीर में भी कुछ अर्से पहले करना, हम्म। जो आगे बंदा बांध के लेके जा रहे हो आप, जी। उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है जी। ना। ये कितना ग्रीवियस है, जी। कितना वाज़ेह केस है ह्यूमन शील्ड का। जी। तो मेरा ख्याल है उन लोगों ने बहुत ज्यादती की है। हम्म। जो जो उनके सुनने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल है उन्होंने खुद भी ये सुनकर दिल में बुरा महसूस किया होगा। हम्म। लेकिन अगर ना किया होगा तो हम उनकी दुरुस्तगी कर देना चाहते हैं कि ये बात गलत कोट की गई है। जी। ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते कि जी। हमास या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ह्यूमन शील्ड बनाती है कि नहीं बनाती। हम्म। ये उनके कॉन्फ्लिक्ट में दूसरा जो उनके हरीफ हैं उनका इल्जाम है उनके ऊपर। और इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते। अगर वो होने देते तो हमें पता चले कि वो वाकई ये काम करते हैं कि नहीं करते। यस। अगर करते हैं तो हम भी उनको कंडेम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने लेकर आए ना। हाँ नहीं, और ये तो एक ऐसी बात है जो मेरा नहीं ख्याल कि इजरायली मीडिया और उनसे रिलेटेड या इन्फ्लुएंस जो कि वेस्ट की कुछ वेस्टर्न मीडिया है, मीडिया की। और उनमें ना भी ये इतना मेन पॉइंट नहीं था वहां पर भी, अनलेस कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा देख रहे हो, कि जिसको आप इस तरह ओन कर लें विदाउट फैक्ट्स। ये बगैर मुनासिब बात है, इसमें तो आप सही कह रहे हैं। जी। और इससे हो ये रहा है कि देखें ना, वही बात फिर के एक तरफ आप कह रहे हैं कि पांच ताकतें हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी इन्हीं का कसूर है। वो बंदा क्या करेगा? वो जो बेहिसी हमारी वैसे भी जनरली बढ़ती जा रही है, वो उसका रंग ही हो जाएगा। आप फिर कुछ और चीजों भी मुतनफिर हो जाते हैं ना, जो कि इससे इफेक्ट हो रही है आपकी दीन के हवाले से जो चीजें हैं। हम्म। फिर आपकी बात कौन सुनेगा? फिर या फिर कोई रेडिकलिज्म की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल, जी। और या फिर वो होता ही है ना कि जब आप दुनिया के बहुत से हकाइक के मुतल्लिक ऐसी अ, गैर हकीकत पसंदाना आरा दे रहे हो, हम्म। तो आदमी का बिलीफ आपकी दूसरी फाइंडिंग से भी हिल जाता है ना। हम्म। आप कहते हैं एक बंदा अगर इतना बेवकूफ है, वो इतना ओवरलुक कर जाता है फैक्ट्स को, या उसको समझ नहीं आती दुनिया के फैक्ट्स की, हम्म। उसने दीन जो काम किया उसमें भी गलतियां की होंगी फिर। यस। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इस तरह की स्ट्रगल को, मेरा मेरा ख्याल ये। तो इसने अपनी दोस्ती कर लेनी चाहिए। जी। आपका अगर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये नहीं है हम्म। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप दीन की टेक्सचुअल जो कोई इंटरप्रिटेशन हमारा आपका मेन फोटे है, आप उस पर रहें, उस हम्म। पर बातचीत करें। और इन चीज़ों को कह के आप डिफलेक्ट कर देंगे भाई ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। हम्म। इसके लिए आप उस्ताद से पूछ लें। और करते क्या है बेसिकली उन्होंने किया ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि गांधी साहब की स्टेटमेंट को एक गैर हकीकत पसंदाना हद तक पहुंचा दिया है। ये मुराद उनकी भी नहीं होगी कहते हुए, हम्म। जो ये शागिर्द हजरात कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए उन पर भी गलत नाम जाता है।
अगरचे गांधी साहब ये बात कई दफा क्लियर कर चुके हैं कि मेरा कोई तर्जुमान नहीं है, लोग अपनी अपनी आरा रखते हैं, साहिब आरा लोग हैं मेरे साथ, वो अपनी राय देते हैं। लेकिन पता नहीं लोग क्यों ऐसे अपने वीडियोस को भी टाइटल दे देते हैं कि गांधी साहब क्या इसराइल की हमायती हैं। मैंने अभी चंद दिन पहले देखा है, एक इस तरह का वीडियो आया हुआ था, और हम्म, वो जवाब कौन दे रहे हैं, वो उनके एक शागिर्द दे रहे हैं। भाई उनके शागिर्द उनके तर्जुमान नहीं है। तो इसलिए वो जो भी बातचीत करते हैं, वो दुरुस्त हो या गलत हो, उससे गांधी साहब को कोई ताल्लुक नहीं है। गांधी साहब से जो बात पूछना चाहते हैं उनसे बराह रास्त आके पूछें, वो जी वक्त देते हैं। जी। अच्छा, इन ये जो दूसरी वाली कैटेगरी में डिस्कस कर रहा था, तीसरी कैटेगरी बल्कि, जो ये कहते हैं कि जी फिलिस्तीनी जो हैं वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, या हम्म, नेटो जो है वो इसराइल के पीछे खड़ा है, हम्म, यही हजरात जो हैं एक और बड़े मजे की बात भी करते हैं। वो कहते हैं जी फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ देना चाहिए, हिजरत कर जानी चाहिए। हम्म, अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के कोई सोल्यूशन अब टेबल पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे सॉल्यूशंस भी अब टेबल पे आने चाहिए और हैं हमेशा से। लेकिन ये लोग इस आइडिया को ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे आज ये लोग इस आइडिया तक पहुंचे हैं। हम्म। भाई ये बात तो इसराइल हमेशा से कहता है, कहता है सारा इलाका हमें दो, निकल जाओ, हमारी मुकद्दस लैंड को खाली कर दो। खाली कर दो, ये प्रॉमिस लैंड है हमारा। बल्कि हम तो कहते नहीं अपनी जुबान से, लेकिन अंदर से सब लोग जानते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल की बात भी करना यस। चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि साइकिल निकल जाए। तो आप इतनी बेहिसी से इसको एक सोल्यूशन के तौर पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? हम्म, ये बात भी करने का तरीका होता है। देखिए वो तरीका क्या होता है, आप बात ये करें कि इन लोगों को एक पोल कराना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए वहां पे। हम्म, अब जो लोग निकलना चाहते हैं, उन लोगों को निकलने की, अगर दूसरे मालिक उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम्म। तो उनको निकालने के लिए सहूलियात मुहैया करने के लिए उनको करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए। ये बात तो सेंसिबल हो जाती है ना, तो कोई इस अंदाज में करता। लेकिन ऐसी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना, और उसके लिए इफेक्ट क्या बताना। देखिए वो लोग तो ऑलरेडी रफा में आए हुए हैं, वो लोग तो निकलना चाहते हैं वहां से, तो वो रफा में आए हुए हैं ना। नहीं भाई, वो रफा में इसलिए नहीं आए हुए, वो इसलिए आए हुए हैं कि इसराइल ने उन्हें अपने आबाद होने वाले इलाकों में से, जहाँ पे वो आबाद थे, वहां से निकल जाने का ऑर्डर दिया कि हमने इस इलाके को क्लियर करना है, और एक सेफ जोन डिक्लेयर किया, और देखिए, कहा कि आप इधर सेफ जोन में चले जाएं। इसलिए आए हुए हैं वो लोग। नहीं ऐसी और दाम देखिए, दूसरी बात है, ये बात पाकिस्तान में बैठ के करने का तो फायदा नहीं है ना। या तो आप उस मुस्लिम उम्मा की निगोशिएशन टीम का हिस्सा है जो इस तरह की कर रहे हैं और आप उसके लिए राय हमवार करना चाहते हैं। जी, ऐसा कोई प्रपोजल भी अभी इस वक्त ऑन वो नहीं है। मेरे में भी नहीं है। देखिए लेकिन पोल्स कुछ हुए हैं, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पोल्स कर रही हैं, वो है वैसे वेस्ट बैंक पे या कहीं पे, हम्म, लेकिन वो पोल करती हैं गजा के अंदर भी। हम्म, लेकिन वो भी बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो बहुत सारे इल्जाम हैं माजी में। और उनका भी पोल जो भी आखिरी भी आया है, अप्रैल के एंड पे मेरे ख्याल से आया है, या मई के स्टार्ट में आया है गालिबन। मई के स्टार्ट में आया है, 6-7 मई को आया शायद। उस पोल के अंदर भी 50% से कम लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमें ऑप्शन दिया जाए हिजरत कर जाने का किसी और इलाके में, तो हम अपने खानदान को बचाने के लिए हिजरत कर जाएंगे। लेकिन वो लोग भी ये कह रहे हैं कि हम तब करेंगे जब हमें राइट ऑफ रिटर्न दिया जाए। हम्म। तो ये तो दुनिया जानती है कि इसराइल ने आज तक किसी को राइट ऑफ रिटर्न नहीं दिया। वहां से जाने का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पर अपनी जमीनें, अपने आबाई घर, सब अपनी कुछ। तमाम कैटल, हर चीज छोड़ के चले जाएं। वहां पे जाके एक दूसरे मुल्क में रेफ्यूजी बन जाएंगे, जहाँ पे आपको सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी, और भी तरह तरह के मिसाइल होंगे, जिंदगी भर आप रेफ्यूजी भी रहेंगे, और वापस आने का भी आपको हक नहीं दिया जाएगा कि आप निकल गए। और देखिए उनकी जो हमसाया है वहाँ पे, किसी मुसलमान मुल्क में अभी लेने पे भी तैयार नहीं है इस तरह से। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस कि आप इतने लोगों को जाके बसा दें। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। एक इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं ट्रंप ऑफिस की तरफ से और बाकी की तरफ से कि लीबिया से हम बात कर रहे हैं, 1 मिलियन लोगों को वो ले लें। लेकिन वो भी 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, जी। हालांकि 2.23 मिलियन लोग हैं गजा के अंदर। और वो भी तब कि ट्रम्प के भी कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही ये आउटलैंडिश होते हैं। हमें नहीं पता ये बायोटेक्निकल को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यस, यस। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें करने का भी तरीका होता है यार। या आप इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये बातें करके हिजरत जी निकल जाए वहां से, हम्म। बस हवाले कर दें उनकी जमीन, जान बचाएं अपनी। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ऐसी अदान देखें, जब आप किसी फकीर का हाल बुरा देखते हैं या किसी बंदे, तो आप अक्सर ऐसे कमेंट देते हैं कि यार ये फलाना काम क्यों नहीं कर लेता। हम इस तरह की बात करते हैं ना अक्सर किसी के बारे में हालात जाने बगैर। कोई अपाह जाए तो हम कहते हैं यार चलो ये बैठ के तो कमा सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई सही बात होगी, जस्ट वेरी क्रूड वे में कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये अर्ज क्यों होती है कि आप फैसले का हल करें। आपसे किसी ने पूछा है आपकी मतलब कोई ऐसी स्टेटस है? हाँ, आपके अगर फॉलोअर्स पूछते हैं और आपका दिल मुतमईन नहीं है, इसको मानने में क्या हर्ज है कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, हमें कोई रास्ता दिखाए। इन लोगों का मसला ये है ना, ये दीन के अंदर थोड़ा सा इल्म हासिल किया होता है, कुछ किताबें पढ़ी होती हैं, हाँ। और ये समझते ही हैं कि दुनिया के सारे मामलात के ऊपर अब हमें कमेंट करने का ना मलका हासिल हो गया है। हम्म, अब हम हर चीज को इन चंद हकाइक से सॉल्व कर सकते हैं।
और दीन उनको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? 1400 बरस पहले के, हिजरत कर जाओ जी। मदीना की एग्जाम्पल देते हैं, मक्का की एग्जाम्पल देते हैं। यार उधर क्या हालात थे? एक तरफ अल्लाह ताला फर्ज कर रहे थे हिजरत करना, दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने अरेंजमेंट कर दी थी उनके वहां पर आने के लिए। इन साहब ने एक दो हजरात ने ये भी फरमाया कि मुवाखात कर देनी चाहिए जी। कोई मुवाखात की डिटेल्स पता है आपको? मुवाखात में कुछ भी वो नहीं था, हेरिडिटरी नहीं था। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फैसला नाफिज कर दिया कि भाई आप इनके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर लें, लेकिन विरासत में हक अपने लोगों का ही होगा। हम्म। ये लोग वफात पसीन होंगे तो बस ये लोग अपने इनके माल बता दिया अरेंजमेंट उसका। करेगा, हाँ। आपका मालूम बता आप ही का रहेगा। हाँ। और तरह तरह की उसमें इंट्रिकेसीज हैं। आजकल के दौर में एक ऐसी 1400 साल पहले अडॉप्ट किया गया सोल्यूशन को बस सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर देना और ये सोचना कि आप कोई दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हो, फिलिस्तीनियों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मेरे ख्याल है ये बहुत अपने आप को धोखा देना है कि मुझे पता है भाई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और जो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जी, तो हम जिब्रान बात कर रहे थे इस तीसरे ग्रोह की, जो गैर रस्मी उलमा से या तो इंस्पायर्ड है हम्म। या खुद को मुतालिबा में शुमार करता है, हम्म। और या सिर्फ उनके सिंपल सराहने वालों में से है और अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म रखते हैं। अच्छा, इन लोगों की हमने एक दो खामियां तो बता दी हैं। एक तो ये कि ह्यूमन शील्ड्स का बिला वजह इसराइल का इल्जाम रिपीट कर रहे हैं। राइट। दूसरा, नेटो के बारे में कह रहे हैं कि वो कोई पीछे खड़ा हुआ है इसराइल का। हम्म। इसके अलावा कह रहे थे जी के हिजरत कर जाना चाहिए इन लोगों को हम्म। वहां से फौरन से पहले। जी। तो हमने इन तीनों की कमजोरी बताई है कि ये आर्गूमेंट्स कोई दुरुस्त नहीं है। ये दुनिया ये इस मसले को देखते हैं कोई दुरुस्त तरीका कार ही नहीं है। हम्म। ये पैदा ही यहाँ से हुआ है कि बिला वजह आप एक 1300-1400 साल पहले की सोच के मुताबिक हासिल जो नतज थे उनको आज के कॉन्फ्लिक्ट पे चश्मा करना चाह रहे हैं, चाहे वो चश्मा होते हैं या नहीं होते। तो ये हमने कहा कि हम जरा दुरुस्त कर दें इसको। अ, अच्छा, इसके अलावा उन्होंने और मतलब कुछ बातें की हैं, हम उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम आगे चलते हैं। ठीक है। हम चलते हैं जी इसकी अगली कैटेगरी के ऊपर। अगली कैटेगरी मजहबी इन्फ्लुएंसर्स की है। हम्म। और ये बात मैं जैसा पहले क्लियर कर चुका था कि ये कोई मैं डेरोगेटरी कमेंट के तौर पे नहीं पास कर रहा। हम्म। मेरे पास और कोई अच्छा उन्वान नहीं है उनको देने के लिए, राइट। क्योंकि ये लोग ना उलमाई कैटेगरी में आते हैं, हम्म। ना ये कोई डिप्लोमेट्स हैं, कि ना ही कोई स्पेशलिस्ट हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हम्म। तो इसलिए ये वही लोग हैं जो बेसिकली दीन का दर्द और दीन से मोहब्बत रखते हैं, और इस्लाम के मुतलिक उनका बड़ा जज्बाती रवैया है, एक हमीयत है, एक गैरत है जो उनको मजबूर करती है कि वो सामने आके सपोर्ट करें अपने भाइयों की कॉज को और इस तरह की हम्म। चीज़ों को, हम्म। जो तमाम अपनी असल में बहुत काबिल तारीफ चीज़ें हैं। यानी इन लोगों के बारे में मैं अक्सर सोचता होता हूँ कि फुट सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों में सारी खसलतें मौजूद हैं। आपको चाहिए होता है एक फुट सोल्जर कि जो एक्चुअल में जाके आपने किसी जंग में उसको भेजना है, तो बस वो बेचुओं शरह आपकी हुक्म में अमल करे और अपने तमाम जज्बातियात के साथ वो कूद जाए किसी भी मार्के के अंदर। हम्म। वो उसके लिए इनकी अंदर खसलतें जबरदस्त हैं, पूरी हैं। लेकिन प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजी डिवाइस करने के लिए, ये बिल्कुल उलट, इसके इनवर्स एटीट्यूड चाहिए होता है। कोल्ड एक लॉजिक चाहिए होती है। हम्म। बिल्कुल स्टोइक तरीके से आप चीज़ों को देखें, आप देखें कहाँ पर सक्सेस के चांसेस हैं, उसमें जज्बातियत को बिल्कुल इंक्लूड ना होने दें। हम्म। ये वो चीजें चाहिए होती हैं जो आपके स्ट्रेटेजी मेकर्स में चाहिए होती हैं, वो इन लोगों में बिल्कुल नहीं है। ये जब आप देखें इनको जज्बाती बातें समझा रहे होते हैं, दीन के कुछ हकायक बताते हैं जो बिल्कुल इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, जो क्या कहना चाहिए, प्योराइल इंटरप्रिटेशन होती है, तिफली इंटरप्रिटेशन होती है। हम्म। मिसाल देता हूँ मैंने सुना एक साहब फरमा रहे थे कि जी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मामला देखे ना, कैसे उसने चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने उनके लिए पत्थर में से वो ऊँटनी बना दी। हम्म। हाँ। अच्छा, ये बात इन लोगों को नहीं पता होती। मैंने बताया ना कि इन लोगों का आम मसला ये होता है कि ये दीन के अंदर जो चीजें इनको तारीख ने हैंड डाउन की होती हैं उस सबको ये कबूल करके बैठे हुए होते हैं। इन्होंने कभी कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया होता कि इसमें से कितनी बात वो है जो कुरान पाक में आई है, हम्म। कितनी बात वो है जो मुस्नद हदीस में आई है, कितनी बात वो है जो इसराइली तफसीरी रवायत। रवायात और तरह की चीजों में आ गई हैं और उनको बाज तब मुफस्सिरीन ने कबूल कर लिया है और बस बात वहां से आगे चल निकली है। और आमतौर पर इसी तरह के हकाइक होते हैं जो बहुत सारी खामियों का बायस बनते हैं हमारे माशरों में। हम्म। जिसकी मशहूर एग्जाम्पल जो है वो आयत है जिसके नतीजे में बताया था कि उमर उन्होंने एक मुनाफिक की गर्दन मार दी थी। हम्म। तो हमारे अच्छे क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले उलमा बता चुके हैं कि ऐसा कोई वाकया सिरे से किसी सैयदी से मौजूद ही नहीं है। हम्म। जो आयत जहाँ पर आई है उसकी तफसीर में बाकायदा बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर एक बाकायदा सही रिवायत मौजूद है जो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नक्शा खींच रही है। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के हकायक हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं और जाकिरीन की तरह की एक वो जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है ना, कि बस लोगों का कि जज्बात बरंगेख्ता करने हैं, उसके लिए ये चीज़ें बड़ी कारआमद होती हैं, उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। साले की ऊँटी का मामला भी यही है अलैहिस्सलाम की।
उनके मुतल्लिक़ कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पे कौम समूद के साथ उनके जो मामलात पेश आए, जो बहस हुए, वो सारी मौजूद है कुरान पाक में। किसी जगह ये नहीं आया तो उनको एक पत्थर के अंदर से 10 माह की गाभन ऊँटनी जो है वो निकाल के दे दी थी। ऐसा हम्म, कहीं कोई तज़किरा नहीं है। ये बात किसी से हदीस में भी नहीं है। कुरान पाक में सिर्फ इतनी बात आई है कि उनको एक ऊँटनी दी गई अल्लाह ताला की निशानी के तौर हम्म, पर। और आगे मजीद ये तज़किरा मौजूद है कि वो उस ऊँटनी के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया पानी वगैरह पीने के लिए, और एक दिन उनकी बाकी कौम के जानवरों के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये एक डिस्टिंक्शन की थी अल्लाह ताला ने उनके लिए। और दूसरे मुकाम पर ऐसी तफसीलात मौजूद है कुरान पाक के आयत के में, जिससे जिससे ये बात खुद से पता चलती है। जरा सी दिक्कत नजर से मुताला करें कि अल्लाह ताला ने बेसिकली एक वार्निंग के तौर पे वो नाजिल की हुई थी कि जैसे ही इसको कत्ल करें तो गोया साले इस्लाम को पता चल जाएगा कि ये कौम अब आपको भी कत्ल करने के लिए हाँ, खड़ा हो जाएगी, तमाम हो तो आप जाएगी। निकल जाए वहां से। जी, तो एक हुज्जत तमाम करने के लिए हजरत साले से हटकर एक चीज को उनकी गुस्से का फोकस बना दिया गया बेसिकली। तो ये एक बड़ी करामत अल्लाह ताला की स्ट्रेटेजी थी, जबरदस्त तरीके से पूरी हुई। अब ये कहानी कि वो पत्थर में से निकली थी, हम्म, ये तफसीरी रिवायात में आ गई है, ना सही हदीस में की किताबों में है, ना कुरान पाक के अपने अंदर मौजूद है। तो जो हजरात इसको भी अपने पूरे वर्ल्ड व्यू के अंदर उसी तरह की जगह दे के बैठे हुए हैं जिस तरह कुरान पाक की आयत को देके बैठे हुए हैं, तो आपको तो साफ पहले पहले पॉइंट पे ही नहीं, पहले कदम पे ही नजर आता है ना कि इन साहब की बाकी बातों में भी बहुत सारी खामियां होंगी। हम्म, इसलिए टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एक बड़ी एहतियात से चले आप उनकी बातें कबूल करते हुए। और मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आ सका कि उनकी मिसाल का इस सारे मामले से ताल्लुक क्या है, मैं ये पूछना चाहता आपसे। उसको इस पे इम्प्लीमेंट करने से आखिर मुराद क्या है। यानी वो बताना ये चाह रहे होंगे, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, कि देखें आपको हक की खातिर खड़े होना चाहिए। अल्लाह ताला तो इस तरह के मिरेकल्स भी दिखा देते हैं अगर आप हक की खातिर खड़े हो। हम्म, तो जी बिल्कुल नहीं दिखाते अल्लाह ताला इस तरह के मिरेकल्स। ये रसूलों के मामले में होता है। जी, और वो कायदा अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में बता के तब्दील कर चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाकायदा ये मुकदमा पेश आया कि निशानी क्यों नहीं दिखाई जा रही। जी, तो जी, अल्लाह ताला ने बाकायदा इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि हमने निशानियां दिखाना इसलिए बंद किया है क्योंकि पहले लोग इस पर ईमान नहीं लेकर आते थे। उनके लिए खराबी में ही इजाफा होता था। वो अपने लिए अजाब को ही वाजिब कर लिया करते थे। इसलिए हमने अब इस तरह की निशानियां दिखाना बंद कर दी है। ये तो एक किस्म की मेहरबानी है ना, कोई हुज्जत बन मेहरबानी है चुकी अल्लाह ताला की। और दूसरा, रसूलों के साथ अल्लाह ताला के खास मामला पेश आ रहे होते हैं, उनका बाकी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अच्छा, बहुत आप उसको अगर खींच भी लें तो रसूलों के जो डायरेक्ट मुखातिबीन होते हैं उनके जिम्मे रसूल बहुत सारे काम लगा के जाते हैं। यह ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। वो जो इमीडिएट दौर के जो सहाबा जिनको हम कहते हैं, या हवारी कहते हैं, या डिसाइपल्स कहते हैं, हम्म, उनके साथ कुछ खास मामला अल्लाह ताला के होने होते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूल के मिशन को एक खास दर्जे तक आगे पहुंचाना होता है। जी, वो जिम्मेदारी रसूलों को देके जाते हैं। तो कुछ बातों का उन पर भी इतलाक कर सकते हैं। ये बात भी यहाँ तक भी सेंस बनाती है। हम्म, उसके बाद आम उम्मत का आगाज हो जाता है। उस उम्मत के साथ मामलात बिल्कुल दुनिया में जो कोई मामलात अक्लो खिरत के मामलात को आगे चलाने के लिए दुनिया इस्तेमाल कर रही होती है, आपको भी वही इस्तेमाल करने होते हैं। आप इसके पाबंद हैं। उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाकायदा वो शुरू और तनासुब भी मुकर्रर फरमा दिया है कि जिसके बाद जाके आप ये सोच सकते हैं कि हमें लड़ना भी चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हम्म, इसलिए सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मिसाल दे के लोगों का खून गरमाना, ये पता नहीं क्या हो जाएगा अगर आपने कदम रख दिया किसी जंग के मामले के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इस तरह की मिसालें जो हैं वो बिल्कुल एक गलत रवैया है इस्तेमाल करना। वो इल्म की कमी है मेरे ख्याल से, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये बात बुनियादी तौर पे दुरुस्त है कि ठीक है, हमीयत का, गैरत का, जज्बात का भी एक रोल होता है हम्म, आपकी जंग लड़ने में। लेकिन वो जंग लड़ने में होता है, वो जंग को अप्रोच करने में, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेटेजी बहुत कोल्ड हार्ड फैक्ट्स पे बनाते हैं आप। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के अंदर भी ऐसे मौके और ऐसी जगह पेश आ जाती हैं जहां पे आपके जज्बात काम आने होते हैं, वहां पर जज्बात का इतलाक किया जाता है। एक बात उन साहब ने यह फरमाई, फिर कुछ और बातें उन्होंने ऐसी फरमाई जिनसे साफ पता चला कि ना सिर्फ दीन का बल्कि दुनिया का भी एक बहुत ख्याली किस्म का तस्वुर है उनके जहन में। हम्म, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला पेश आए उसमें उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान को उनको जो मिसाइल मारे थे, 3-4 उनके डैमों पे भी मार देना चाहिए। और भी इस तरह की उन्होंने कुछ हम्म, बातें की जिनसे साफ पता चला कि ना इनको ये समझ है कि दुनिया में जंगें ताकत के तनासब के किस लिहाज से लड़ी जाती हैं, उनको उस ताकत के मामला को कैसे, एस्केलेशन लेडर को कैसे असेस किया जाता है, उसके नतीजे में जब जंगें बर्पा होती हैं उनको सस्टेन करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है। वो भी एक मैंने देखा है एक किस्म की
मैथमेटिकल की एक्सरसाइज में लोग पड़े हुए हैं कि हम्म, जी हमारे पास 7 दिन का सस्टेनेंस है, भारत के पास हिंदुस्तान के पास 10 दिन की है, कोई इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। कोई ऐसे नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता एक दूसरे की सस्टेनेंस असेस करना। हम्म, इसमें 10 किस्म की कॉन्टीजेंसी इन्वॉल्व रहती हैं। पहले किस चीज़ पे हमला हो गया तो कितनी सस्टेनेंस खत्म हो जाएगी, पहले क्या चीज़ खत्म कर दी गई तो सस्टेनेंस का बिल्कुल बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितनी इस तरह के मामला होते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि इन लोगों की जो खामी मुझे नजर आती है वो इनके तमाम अच्छे जज्बात के बावजूद एक इंतहाई बचकाना व्यू है दीन का भी और दुनिया का भी, जिससे सिवाय वही मैंने जिससे पहले बताया मुतनफिर होने के किसी दुनिया भी आदमी को दीन से उल्फत और मोहब्बत फील नहीं होगी। वो यही देखेंगे कि यार जो लोग इतनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं इस तरह के मामलात में हमारी हिदायत करते हुए हमें राह दिखाते हुए, उन्होंने पता नहीं बाकी सारे मामलात के अंदर उनका क्या रवैया होगा, वो कितने मतलब हमें कभी नहीं चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, वो इस नतीजे पहुंचेंगे चाहे दीन के मामलात ही क्यों ना हो। तो मेरा नज़दीक ये वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जिन्होंने इसराइल फ़िलिस्तीन के मामले में अपनी आरा का इजहार करके हम्म, मेरे हिसाब से दीन की सारी दावत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो हम्म, लोग जो पहले उनको समझते थे कि ये कुछ नए लोग आए हैं जो हमारे रस्मी उलमा से ज़रा मुनफरिद जाविया नज़र रखते हैं, ज़्यादा दुनिया भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बहुत सारी हकीकत पसंदाना बातें भी करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की आराध है कि उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचाया है इस सारी दावत को। जिस बंदे को दुनिया का जरा से भी पता है वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि इन लोगों की जिनकी इतना कम इल्म है दुनिया के मामलात के अंदर, दीन में क्या गुल खिलाए हों, हम क्यों इनकी बात माने। मेरा ख्याल है इससे बहुत नुकसान हुआ है। आखिरी इसमें एक ग्रुप रह गया जिब्रान, जो मेरा ख्याल है रस्मी उलमा और हम्म, उनके मोयदीन का है। हम्म, उनमें भी मजहबी इन्फ्लुएंसर भी शामिल है, लोग वो यस, भी सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर ये लोग रहे। यानी ये भी ऐसे तो नहीं कि इन्होंने 100% वो दुरुस्त बातें की हों जो हम इससे पहले नॉन रिलीजियस लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्टर्न लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं, हम्म, जो एक बड़ी हकीकत पसंदाना जगह है खड़े होने की इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन इन्होंने बहरहाल फिर भी ऐसी बातें की हैं कि जो इस हकीकत पसंदी के इंतहाई करीब है। हम्म, यानी इन्होंने ठीक है ये तो आप कह लें कि एक रिलीजियस डिबेट हो जाएगा कि जहाद फर्ज होता है सारी अवाम पे या नहीं होता, उसको तो थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रखते हैं। लेकिन इन्होंने कम अज कम उलमा ने एक मीटिंग करके ये तो बताया ना कि भाई हुकूमतों को के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कुछ ना कुछ करें। जी, अब वो कुछ ना कुछ क्या होगा ये हुकूमतों ने डिसाइड करना है। तो ये तो उलमा की जिम्मेदारी होती है ना कि वो ये बताएं हुकूमतों को कि भाई आपकी एक जिम्मेदारी बनती है हम्म, दीनी एतबार से भी, उसको निभाने की तरफ आगे बढ़ें। हम्म, अब उसको निभाने के लिए आगे बढ़ने में बहुत सारे इंटरनेशनल बैन अवी माहिदात होते हैं जिसके आप पाबंद होते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे और ऐसी तरीक़ाकार वज़ा किए हुए होते हैं बैन अवी तौर पे कि जिनको आप फॉलो करके डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, जियो पोलिटिकली आगे बढ़ सकते हैं। वो बढ़ने की तरफ जाएं। जी, जंग करना तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आसान काम हो। तो उलमा ने अगर फर्ज करें उनमें से बाद लोगों ने ये कह भी दिया हो कि भाई जंग करनी चाहिए आपको, तो भी मैं समझता हूँ कि वो हकीकत के करीब तरीन लोग, उन्होंने ये जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली है। हुकूमत असेस करे कि जंग लड़ने के लिए हम काबिल हैं कि नहीं है। लेकिन बाकी जितनी उन्होंने बातें की हैं कि भाई लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, इंटरनेशनल इदारों को मुतहर्रिक करना चाहिए ताकि वो इस मसले में पढ़कर मुसलमानों की साथ ही को जगह दे सकें। उन्होंने कोई नहीं ये बरमला कह दिया कि जी हिजरत कर जाए सारे फिलिस्तीनी फौरन। उन्होंने कोई नहीं कह दिया जी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए क्योंकि दुनिया के 5 ताकतें हुकूमत कर रही हैं। जी, बिल्कुल फैसला नहीं सादर कर दिया। फैसला कोई नहीं सादर किया। और मेरा ख्याल था हिदायत के रहनुमाई की जगह के ऊपर आए हैं वो, जी, जी, जो उलमा का एक किरदार होता है। और इसी तरह उनसे ताल्लुक रखने वाले मजहबी इन्फ्लुएंसर्स ने भी मेरे ख्याल से ये अच्छा रोल प्ले किया है। हम्म, उनको बताया है कि भाई दुनिया में बहुत सारे मामला को आगे बढ़ने के लिए टूल्स मौजूद हैं, हम इन टूल्स को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वक्तन फवक्तन वो भी कुछ ज्यादा रोमांटिक बातें करते रहते हैं, लेकिन वो क्यों ना हो, यानी कि एक मुसलमान के दिल में वो रोमांटिसिज्म तो आता है ना कभी, उसको कंट्रोल करना होता है, उसको लॉजिक के ताबे करना होता है। मेरा ख्याल है इन लोगों ने उसको किया है लॉजिक के ताबे। हम्म, और ये जो पहला ग्रोह हमने पहले कुछ ग्रोह डिस्कस किए हैं, ये उनकी लत लेने में लगे हुए हैं। हम्म, तो मेरा ख्याल है इस मामले में मुझे, मैं अगरचे इस ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि हमारा रिवायती इल्म जो है उसने पिछले काफी अर्से से अपने उसूलों कवायद के अंदर बड़ी सारी गलतियां की हैं जिनको इन मुजद्दिदीन ने आके दुरुस्त किया है। तो मैं मुजद्दिदीन की साइड पर खड़ा हूँ। लेकिन इस मामले में मुझे साफ तौर पे बरमला तौर पे ये एतराफ़ करना पड़ता है कि ये रिवायती उलमा गैर रस्मी उलमा के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके शागिर्दों और मुतासिरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर जगह पे खड़े हुए हैं हम्म, और बेहतर हिदायत दे रहे हैं आम आवाम को। और अगर
यानी कि दीनदार लोग, दुनियादार लोगों ने कोई आ, आना है दीन की तरफ, तो शायद इन लोगों ने उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ आने की तरफ, जी। बमुकाबिल मुजद्दिदीन के। देखिए उन्होंने बड़ा, ऑल्दो हमें पता है कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन को लोग दूसरे के क्या कुछ करते रहे हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने किसी भी इंतहाई इकदाम से पहले जो स्टेप्स होने चाहिए उन स्टेप उनको एटलीस्ट आवाम तक पहुंचाया तो है ना, कि ये सारे एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए। और हाँ, वो कमर कस के रखें, बाकी काम वो एक अलग बात है। जी। ये आपकी बात सही है कि उनकी तरफ से ऐसी राय आना बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है। वही मुझे हैरान किया उन्होंने कि हाँ मतलब हम जिस बैलेंस में खड़े हुए थे, उस बैलेंस में उनकी तरफ से हमेशा इरेशनल बातें सामने आती थी, जी। और इस ग्रोह की तरफ से जो गैर रस्मी उलमा का है, हमेशा रैशनल बातें सामने आती थी। इस मामले के अंदर मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, हम बिल्कुल टेबल के उलट क्यों गए हैं। हमने उनके उस एलामिये पे एक गुफ्तगू भी की थी मेरा ख्याल में मैंने कुछ शायद हफ्ते की पहले। थी किसी प्रोग्राम में जी। हमने, वो बड़ा मुनासिब एलानिया था। जी। उसमें ठीक है, ये वो कहता है ना कि ये तो एक रिलीजियस डिबेट है ना, कि क्या जिहाद को फर्ज करना उलमा की हम्म। जिम्मेदारी है भी कि नहीं है, जी बिल्कुल। और वो अवाम पे होता भी है कि नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन इससे कतई नजर बाकी सारी बातें तो उनकी बड़ी दुरुस्त थी ना, सारी की सारी, जी जी। कि भाई हुकूमतों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये काम करें। अब आगे अफकोर्स आगे हुकूमतों ने खुद देखना है कि वो जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, डिप्लोमेटिकली निभाते हैं, यूनाइटेड नेशंस को मुतहरिक करते हैं, कोई और ब्लॉक बनाते हैं, इस्लामी काउंसिल को, ओआईसी को मुतहरिक करते हैं, हम्म। जिस भी वाहिद को मुतहरिक करते हैं। और अब देखें जिन ममालिक ने इसका अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं। हम्म। वो आईसीजे के केस में भी जाके पार्टी बने हैं, हम्म। उन्होंने और भी जगहों के ऊपर जाकर इसके लिए आवाज बुलंद की है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला बन गया है कि जिसके अंदर हमारे ट्रेडिशनल जो, चाहे दुनिया के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे दीन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। और ये जो मुजद्दिदीन और गैर रस्मी उलमा का तबका था, इन्होंने एक बड़ा ही अजीब रोल प्ले किया है, हम्म। जो मैं नहीं समझ पाया कि आखिर ये बोध और ये इनवर्स रिलेशनशिप कैसे कायम हो गया। हम्म। अच्छा, इन सारे सेगमेंट्स को तो आपने डिस्कस कर लिया। अब ये बताएं कि जो रवैया जो जो कहते हैं ग्लोबल साउथ के कुछ मुल्कों ने और बाकी लोगों ने लिया, जिस तरह ग्रेजुअली कुछ पहले कम वो थे, माइल थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता माइल हो रही हैं हुकूमतें भी। हमें ये तो पता है कि वहां पे हुकूमतें तो लास्ट मोमेंट पे वो मूव करती है ना, जनरली जो टिपिकल वेस्ट है। वहां की आवाम ने अ, एहतजाज करके, आवाज उठाकर उनको मजबूर किया इस पे सोचने के लिए। अ, कुछ ने तो गवर्नमेंट आईसीजे में, जैसे साउथ अफ्रीका, उसमें तो उसका तो एक बैकग्राउंड भी है, दे टुक द केस स्पेसिफिकली, उसको परस्यू भी कर रहे हैं। ये और ठीक अब है देखें कि उसका वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। जी जी अब अमेरिका उनको पनिश करने के ऊपर भी आया है, जी। लेकिन फिर भी वो बैकआउट नहीं कर रहे। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उनकी मिसाल है हमारे सामने, हम मुसलमान वाले कुछ थोड़ा सा उनसे सीख नहीं सकते? मतलब ठीक है, उनमें से बहुत सारों ने आउटरेट, अब हमारे यहाँ जिस तरह अवाम की राय है एक, हमें पता है हुकूमत उस तरह एक्ट नहीं कर सकती जिस तरह अवाम की ख्वाहिश है, जो जज्बात पे बेस्ड है, जो कि बहुत सारे इन्वांस को जानती ही नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस की सब कुछ। लेकिन वहाँ की हुकूमतों के साथ भी तो ये प्रॉब्लम था। उन्होंने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके, किसी ने थोड़ा बहुत करके, अब वो इवेंचुअली उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उस चीज को वाकई टेक ऑन करना चाह रहे हैं, और कुछ ने तो पहले कर भी लिया। तो हमारे लिए क्या रास्ता है एज अ मुल्क? हमें जो सारे एवेन्यूज हैं, इनको क्यों नहीं एग्जॉस्ट करना चाहिए? कि इससे पहले ही हम कहते हैं कि जी ये तो है ही, तो हक और बातिल की जंग है, तो बस फिर हम हक पे खड़े हैं। देखिए ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा ख्याल है कि हमने जो अपनी दूसरी सीरीज शुरू की हुई है ना, जी। जिसमें हम इसका सारा खोज निकाल रहे हैं, हम्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके अब तक का, या। उसके अंदर मेरा ख्याल है लोगों को बहुत से ऐसे हकाइक का पता चलेगा हम्म। कि जिससे उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में रंग भरने का मौका मिलेगा। हम्म। और फिर इसके लिए क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना चाहिए इसको हल करने के लिए, उसको जब मैं हम बयान करेंगे तो लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगा कि हम्म। हम ये बात इस तरीके से क्यों बयान कर रहे हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं कुछ अर्ज इसलिए करने की कोशिश करता हूँ हम्म। क्योंकि बहरहाल हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली भी डिस्कस करना चाहते हैं, राइट। उसके लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहते लोगों को। जी। देखें, एक तो ये कि कुछ बातें तो हुकूमतें करने की होती हैं, कुछ माशरती लेवल की होती हैं। जी। माशरती लेवल पे एक तो दुनिया सारी जानती है कि आप आवाज़ बुलंद करते हैं, आप दिल से जुलूस निकालते हैं, आप सॉलिडारिटी शो करते हैं किसी कौम के साथ। ये तो काम आप देखें वेस्ट में कितना कमाल का हो रहा है, हर जगह पे जी। हो रहा जी। है। उन ममालिक में भी हो रहा है जहाँ पर
जो जिनकी हुकूमतें सख्त खिलाफ हैं फिलिस्तीनियों के और इसराइल को सपोर्ट में खड़ी नहीं है। और जो मतलब अभी इस जंग में बकायदा हार्डवेयर और वो भी दे रहे हैं साथ, मतलब जिनका बकायदा एक इस तरह का रिलेशनशिप है, जी। जो जो इन, सपोर्ट जो इनेबल कर रहे हैं हाँ, बेसिकली इनेबल कर जंग रहे को, वो उनके मुल्कों की भी अगर आप सूरत हाल उठा के देखें तो उनके यहाँ बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े बड़ी तहरीकें खड़ी हैं। उनके देखें कॉलेज कैंपसेस से कितना बड़ा मसला बना हुआ है। हैं। हुकूमत को कितने काम करने पड़ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है। हम्म, सारे कॉलेज कैंपसेस आखिर खिलाफ क्यों हो गए इसराइल के। हम्म, इसी तरीके से टिपिकल मगरब है जो यूरोप कहलाता है, उसका आप देख लें, वहां पर सड़कों पर हर दूसरे दिन एक जबरदस्त उनका जलसा निकला हुआ होता है। मिलियन मैन मार्चेज हो रही हैं, हम्म, जगह जगह फुटबॉल के मैचेस के दरमियान में एहतजाज होता है। मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स होते हैं। अभी यूरो का वो गायकी का इलेक्शन हुआ है, हम्म, उस कंपटीशन हुआ है, उसमें देखें किस किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक ने क्या क्या रोल प्ले किया है। हम्म, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, हर जगह लोग रोल प्ले कर रहे हैं। खुद इसराइल के पुराने वज़राए आजम हैं जो आके बयान दे रहे हैं कि भाई फिलिस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही है और उनके नजदीक जेनोसाइड हो रही है। हम्म, तो मैं कह रहा हूँ ये सारे एवेन्यूज तो माशरती लेवल पर होते हैं। इन्हीं माशरती लेवल के एवेन्यूज में बीडीएस भी शामिल है, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन। हम्म, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। वो मैं लोगों को इसलिए बताना चलूँ कि आप देखें बड़े तरीन जो फिलिस्तीनी कॉज के सपोर्टर हैं हम्म, उनमें नॉम चॉम्स्की का नाम आता है, लेकिन नॉम चॉम्स्की बीडीएस के खिलाफ है। वो कहते हैं कि देखें आपको बहरहाल इसराइल की हुकूमत को पनिश करना है, इसराइल के आम कारोबारों को पनिश नहीं करना। हम्म, वो आम इंसान है, उनका भी फैसला साजी में कोई रोल नहीं है। तो ये बात भी जो लोग इसको करना चाहें, वेटी समझें, इसको वजनी समझें, और हम्म, बीडीएस में इस पे सपोर्ट ना करना चाहें, उनके पास भी एक आर्गुमेंट है। लेकिन दुनिया भर के जगहों पे बहुत से लोग बीडीएस को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ये तो वो कम से कम काम है जो हम कर सकते हैं कि इसराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। हम्म, तो ये एक एवेन्यू है, लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हुकूमतों के लेवल पे आ जाते हैं तो हुकूमतों के पास तो इंटरनेशनल एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है। उसके अंदर कुछ हकूक व फ़राइज़ तमाम दुनिया के ममालिक के सामने है। हम्म, उसमें मेरे ख्याल से पहला तरीन जो एफर्ट अभी हो रही है और जिसमें हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए, वो फिलिस्तीन को रिकग्नाइज कर लेने का। हम्म, अब तो मगरबी ममालिक उन ममालिक ने भी बात करनी शुरू कर दी है और इसका इंदिया दे रहे हैं कि वो करने जा रहे हैं, हम्म, जो रवायती तौर पर शरीक तौर पर मशहूर है इसराइल की बैकिंग के लिए, जी, जिनमें बरतानिया, फ्रांस वगैरह का नाम भी शामिल है। yes, तो स्पेन ने तो पहले ही इंडिया दे दिया, बल्कि मेरे ख्याल से रिकग्नाइज भी कर लिया है। और बहुत से दुनिया के ममालिक हैं जो रिकग्नाइज कर चुके हैं, 150 से ज्यादा ममालिक हैं। और ये मगरब के ममालिक भी अब करने जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया दिया हुआ है कि हम जून में जो जनरल असेंबली की मीटिंग होने जा रही है हम्म, यूनाइटेड नेशंस की, उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे फिलिस्तीन को। अगर वो फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बहुत से सोल्यूशन, खतरनाक सोल्यूशन जो इसराइल अब तक प्रपोज कर रहा है हम्म, या अमेरिका अब तक प्रपोज कर रहा है, जिसमें तमाम फिलिस्तीनियों को वहां से दरबदर कर देने का सोल्यूशन भी शामिल है, हम्म, फिर वो करना इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तक वो ये इसलिए कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्योंकि फिलिस्तीनी कोई स्टेट अभी तक नहीं बनी। उनको एक ऑब्जर्वर नेशन का रोल दिया गया आज तक यूनाइटेड नेशन में, एज ए स्टेट अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया गया। हम्म, इसलिए ये एक बड़ी फतह होगी फिलिस्तीन की कि अगर उनको एक स्टेटहुड मिल जाता है वहाँ पे, तो राइट, फिर चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे ईस्ट जेरूसलम का इलाका हो, चाहे इसराइल के अंदर आबाद फिलिस्तीनी हो, चाहे गजा का इलाका हो, हम्म, इन सब को एक बहुत ही मुनासिब लीगल पोजीशन मिल जाएगी, मजबूत लीगल पोजीशन मिल जाएगी कि वो अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर सकें और अपने लिए को बाकायदा बाउंड्रीज मुतय्यन करके एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर सकें। हम्म, तो ये मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी मूव है जिसमें हम सब लोगों को भी रोल प्ले करना चाहिए और अरब ममालिक को भी करना चाहिए। हम्म, आप पहले बता रहे थे जबरान के अरब ममालिक आपने तस्करा किया था, तो अरब ममालिक में से बहुत से वो हैं जो अब थक चुके हैं इस काम के ऊपर। वो कई दफ़ा इन जंगों में गए माजी में हम्म, और उन्होंने मुंह की खाई या उन्हें वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो वो करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत से मुआहदात कर लिए इसराइल के साथ, वो उन मुआहदात में बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप मिस्र की मिसाल लें, जी, उन्होंने कैंप डेविड का एक एग्रीमेंट किया हुआ है उनके साथ। 1973 की जंग के बाद वो पाया तकमील को पहुंचा, उसके नतीजे में उनको सिनाई पेनिनसुला सारी तरह वापस मिला, हम्म, सारे के सारे उनके मामलात हो गए, जंग दोबारा इसलिए नहीं हो सकी। वो एक वाहिद माहिदा ऐसा है जो अभी तक होल्ड कर रहा है, आप देखें। तो इसलिए मिस्र के और इसराइल के मामला जो हैं वो जरा मुख्तलिफ तहत पे डाल चुके हैं। हम्म, बाकी कुछ इर्द गिर्द के अरब ममालिक हैं, उनकी कोई इतनी औकात नहीं है कि वो इसराइल के साथ कोई फटा ले सकें। उनकी मिलिट्री पावर कोई नहीं है, ना इस चाहे उर्दन हो, चाहे शाम हो, चाहे लबनान हो, कोई भी आप इनमें से ममालिक ले लें, ये तो नहीं कर सकते उसके साथ, इसराइल के साथ कोई फटा नहीं ले सकते।
और पाकिस्तान को जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि वो यहाँ तीसरे मोहल्ले से उठ के जाकर उन पर हमला करे, हम्म, तो उन्हें या तो पाकिस्तान की उसका पता नहीं है, सलाहियतों का, और या इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं है हम्म। कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। तो इसलिए ये तो नॉन स्टार्टर्स हैं इस तरह की बातें। हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, वो चाहे माशरती लेवल पे हो चाहे हुकूमती लेवल पे हो, उनको अडॉप्ट करके आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, देखिए ये जो इस सेटलमेंट अभी इमीडिएट जो गोल है वो तो ये है कि ये कारनेज रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर। जी। ठीक है, सीज फायर की जो दो तीन एफर्ट्स भी हुई हैं हमें पता है, इसमें इट हैज बीन यू नो ऑल ओवर द प्लेस। कोई शराइत कुछ है, एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, बेगुना लोगों जिसमें स्पेशल बच्चे और औरतें शामिल हैं। मुझे तो कोई हल नहीं, मतलब इस वक्त कोई फर्क नहीं है, तमाम फलस्तीनी एक ही जगह पे खड़े हैं। उनमें से कोई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इसके लिए इंसानी जमीन भी इसलिए अभी जितना भी रोला डला है इसीलिए डला है ना कि कोई औरतें और बच्चों का वो हो रहा है। लेकिन इमीडिएट क्या है इसका आपके ख्याल में हल? इस वक्त क्या ऐसी चीज हो सकती है? हॉस्टेजेस का मसला है कि वो ट्रेड करने में, अभी वाली बात है, एक पार्टी कुछ अगर ट्रेड करने पे चाहे तो दूसरी पार्टी वो फोन नहीं करती है, या अगर पहली पार्टी ने कर दिया तो दूसरी इल्जाम लगाती है कि उन्होंने फलाना काम कर दिया। हमें ये तो पता है कि ये इसराइल के लिए हॉस्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमेशा उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई लेट्स यूज दिस सिनेरियो टू फिनिश द जॉब वंस फॉर ऑल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है इसराइल को इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत शदीद नुकसान हुए हैं। उनकी आउटलुक को, दुनिया उनको जिस तरह से पहले देखती थी अब नहीं देखती। हम्म, हम आजकल अपनी आवाम को और मुसलमानों को इन जनरल ये बावर नहीं करा सके कि दुनिया आखिर इसराइल का साथ क्यों देती है। हम्म, हमने तो आज तक एक कहानी बनाई हुई है ना कि जी दुनिया बुरी है, हम अच्छे हैं, दुनिया बुरों का साथ देती है। बस ये उनके नज़दीक इस सारी कहानी का वो है, हाँ चुगल सिंपलिस्ट। बाब है। हालांकि ऐसा नहीं है। और यही वो वर्ल्ड व्यू के अंदर मुझे जो है वो हैं इख्तलाफात हैं इबन गांधी साहब के साथ, हम्म, वो यही है कि दुनिया ने जंग अज़ीमों के बाद एक इंतहाई अखलाकी आउटलुक इख्तियार की है। और मैं तो अपने इवन दज्जाल और मसीह के सारे मामलात के अंदर भी ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने भी इसको इंडोर्स किया है। हम्म, वो आला तरीन अखलाकी मेयारात हैं जो फिजिकली पॉसिबल थे दुनिया के अंदर, वो दुनिया ने इख्तियार किए हैं। हम्म, वो समझते हैं कि इसराइल को भी वहां पर जिंदा रहने का हक है, हम्म। इसलिए उनका मुकदमा भी समझना चाहिए, जो हम अपनी उस सीरीज में समझाने जा रहे हैं लोगों को जी, कि और उनका आपने मुकदमा क्या ये है। हमने एक बात पहले भी जिक्र किया, जो राइट टू एग्जिस्ट है ना, उसकी अहमियत को, चूंकि कभी उसकी वो अहमियत समझी ही नहीं गई ना मुस्लिम वर्ल्ड में। जी। वो उन्होंने, वही मैंने कहा कि वो तो गुड एंड इविल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं ना बस, जी। जैसे आप कह रहे हैं। वो क्या सेफ गार्ड्स हैं जो कि ऑफर किए जाएं, जिससे इसराइल और वेस्ट जो उसकी पुष्ट पे खड़ा है उसको ये यकीन आ जाए कि जी दे हैव द राइट टू एग्जिस्ट, को रहने दिया जाएगा। देखिए, वो सेफ गार्ड्स तो दुनिया मुतय्यन कर चुकी हुई है। हमारी हमारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत एक्सेप्टेंस है। हमारी, हाँ। हमारे लोगों को अभी तक समझ नहीं आती कि क्या, देखिए सोल्यूशन दो ही प्रपोज किए गए हैं आज तक, मेन जो मशहूर है, एक वन स्टेट सोल्यूशन है, एक टू स्टेट सोल्यूशन है। आमतौर पे दुनिया ज्यादातर टू स्टेट सोल्यूशन की हामी है। जी। उसकी हिस्टोरिकल वजूहात हैं हम्म, जो हम समझाने जा रहे हैं लोगों को कि क्यों टू स्टेट सोल्यूशन की हिस्टोरिकल वजूहात हैं। मैंने इन्हीं मजहबी इन्फ्लुएंसर्स में से एक से आपको देखा था रिसेंटली कि जब इमरान खान ने प्रपोज किया टू स्टेट सोल्यूशन की बात होनी चाहिए, तो हाँ, उन्होंने बड़ी लतर लेने की कोशिश की इमरान खान की। कौन सा टू स्टेट सोल्यूशन? ये सारे के सारे फिलिस्तीन पे तो फिलिस्तीनियों का हक है। हम्म, तो भाई, आप अगर अभी तक उसी लेवल पे खड़े हुए हैं जो गैर हकीकत पसंदाना तरीन एक लेवल है दुनिया का, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप बेसिकली एक अछूते व्यू पॉइंट के साथ खड़े हुए हैं, सारी दुनिया पे कोई और जगह पे खड़ी हुई है। तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल दुनिया डिफरेंट होती है। हम्म, वो हम लोगों को समझाएंगे कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। लेकिन अभी इमिडिएटली ये किया जा सकता है कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसके पीछे इतना वेट फेंका जाए। अगर फिलिस्तीनियों को जो 1967 की बाउंड्रीज तय हुई थी, 1967 की जंग के अंदर, हम्म, जो प्री 1967 की बाउंड्रीज कहलाती हैं, जी। जिसमें गजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम वगैरह, ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये फिलिस्तीनी कहलाता था, फिलिस्तीनी क्वार्टर्स कहलाते थे। और बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वेस्ट बैंक के अंदर कुछ सेटलमेंट्स हैं इसराइलियों की, उनकी बात कर ली जाए, वो भी एक खास डेट तक की बात कर ली जाए। हम्म, इनको मिलाकर एक टू स्टेट फिलिस्तीनी स्टेट बनाई जा सकती है।
जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि मगरब ऑलरेडी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर ऑस्लो अकॉर्ड्स हो चुके हैं। हम्म, ऑस्लो अकॉर्ड 1 हुए, ऑस्लो अकॉर्ड्स 2 हुए। ठीक है, वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सके कि फिलिस्तीनियन स्टेट की तरफ बात बढ़ सकती, लेकिन उसमें से बहुत सारी कामयाबियां हासिल हुई। अब कैंप डेविड 2 था, जहां पे आके बेसिकली बात फंस गई ना। कैंप डेविड 1 तो हुआ ना, जो इजिप्ट और इसराइल की वॉर जी 1973 के बाद हुआ है। जी कैंप डेविड 2 2000 के अंदर, बिल क्लिंटन के दौर के अंदर हुआ है। जी जी। उसमें यासिर अरफात और एहूद बराक के अंदर वो मुआहिदा नहीं हो सका, जो प्रोपोजिशन दोनों तरफ से सामने आए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यही बन गया कि दोनों अतराफ जो हैं वो टेम्पल माउंट की, यहाँ पर मस्जिद अक्सा है, जी जी। उसके ऊपर किसकी सॉवरेंटी होगी, इसके ऊपर अग्रीमेंट नहीं कर सके। फिर जो वेस्ट बैंक के अंदर जो सेटलमेंट्स बनाई गई इसराइल ने, उसके ऊपर बात नहीं आगे बढ़ सकी। और जो कुछ इलाके वहां पर डुअल कंट्रोल और सिंगल कंट्रोल में आए थे, उस पर नहीं हो सकी। हम्म, और राइट ऑफ रिटर्न पे फैसला नहीं हो सका कि हम्म, तमाम फिलिस्तीनियों को राइट ऑफ रिटर्न दिया जाए, जिनको निकाला गया था नॉर्दर्न इसराइल से उस टाइम पे, जब उन्होंने 1948 में ऐलान किया। हम्म, इन बातों पर मुआहिदा नहीं हो सका उस टाइम पे। लेकिन टू स्टेट सोल्यूशन अभी भी जिंदा है। वन स्टेट सोल्यूशन कम एक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहरहाल वो भी मौजूद है। हम्म, लेकिन वन स्टेट सोल्यूशन इसराइल को कभी सूट नहीं करता, इसलिए मगरबी दुनिया उस पर कभी नहीं आएगी। मगरबी दुनिया इस नतीजे को पी कर हजम कर चुकी है कि यहूदी सिर्फ उसी वक्त तक सिक्योर रह सकते हैं जब उनके पास अपनी एक रियासत हो, जी टेरिटरी अपनी। टेरिटरी अपनी हो। इसलिए अपना वेट हकीकत पसंदाना जगह पे फेंकना चाहिए। वो ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन के लिए दुनिया के अंदर राय साजी हमवार की जाए और उसको इमिडिएटली रिकग्नाइज करने की बात की जाए। बाकी सारी बातें बाद में होंगी। जब टू स्टेट्स एक दफा रिकग्नाइज हो जाती हैं, फलस्तीनियन स्टेटहुड मिल जाता है उनको, उसके बाद की सारी बातें फिर इंशाल्लाह बेहतरी के रुख पे जाएंगी। वो फिर इतनी आसान नहीं होंगी इसराइल के लिए कि तमाम बरतानिया, फ्रांस और स्पेन के भी खिलाफ जाए वो। ये ताकतें उसको चाहिए अपनी बैक पे। तो ये जो ठीक है, हम एक तरफ ये बिल्कुल कंसीड करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसराइल के कोई एक्सपेंशनिस्ट प्लान नहीं होंगे, तो वो ग्रेटर इसराइल नहीं बनाना चाहेंगे। उनके यहाँ ये आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, हमारे सारे मुसलमानों में एग्जिस्ट करती है, वो बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब ये टू स्टेट सोल्यूशन इन्फोर्स हो जाएगा, तो फलस्तीनी साइड पे क्या, ये जो अल-फतह थी पहले, और हम्म। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो आपको पता है वो एक पॉलिटिकल बिल्कुल वो हो गई थी, और ऑब्वियसली पूछताछ भी थी कि उस तरह वो नहीं कर और सकते। यही मसला है। बेसिकली हो ये गया है कि पीए जो है, हम्म, उसके ऊपर जो वेस्ट बैंक में है मेनली, इधर हमास थी, उधर पीए थी। वेस्ट बैंक में जितने पोल्स अभी तक सामने आए हैं, पीए की पॉपुलैरिटी बिल्कुल गिर चुकी हुई है। एक्चुअली वहां पर भी हमास ज्यादा मशहूर हो चुकी हुई है, हम्म, इसलिए कि आए दिन वहां पर लोगों को अपने अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए वहां पर भी लोग जो हैं वो बहुत से इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि सवाए लड़े बगैर हमें कोई अपने हकूक नहीं मिलने वाले। हम इतने से देख चुके हुए हैं। इसलिए मसला ये है कि ये जो नई अगर कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाती है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटी का काम कैसे आएगा? इसी को बुनियाद बनाकर इसराइल भी हाँ और जी बिल्कुल। अमेरिका भी वो यही कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर एनार्की होगी। हम्म, फिर वही हालात हो जाएंगे जिनसे हम नकबाज में और इंतफादाज में हम भुगतते रहे हैं, जिन मामलात को, वही स्टेरॉइड्स पे हो जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल कोहेजन लाना ये तो फिलिस्तीनियों का अपना काम है ना अब। जी इसके बाद तो अभी जो तकरीबन प्रोपोजिशन सामने आई है जबरान, हाँ। अभी जो हाल में भी आपने देखा होगा कि एक प्रपोजल अमेरिका और इसराइल की तरफ से गई हमास की तरफ, एक प्रपोजल उनकी तरफ से आई। हमारे तो इसको डिसबैंड होने का करार कर लिया, इसको मानने रहे। हाँ, हमास ने प्रपोज किया था कि एक जॉइंट पॉलिटिकल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों की मर्जी से यहाँ पर बनाई जाए। ठीक है। उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। हम्म, वो जॉइंट पॉलिटिकल अथॉरिटी के जरिए से ये सारी पावर उनको ट्रांसफर हो जाए यहाँ। हम्म, इस बात को इसराइल और अमेरिका ये कह के एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं बना रहे, तो ये तो बहुत बात की बात है। अभी तो हम इसके इस लेवल तक पहुंचने की बात ही नहीं कर रहे। हम्म। अभी तो हम सिर्फ प्रिजनर एक्सचेंज और क्या सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन दो बातों पर बात कर रहे हैं। ये भी थोड़ी हॉकिश पोजीशन है ना उनकी तरफ से, हो आप जाता है, देखिए मतलब हो सकता है occasion। अगर हमास जैसी तंजीम इस बात पे राजी होगी है, तो वो उसको डिसबैंड का लफ्ज यूज करेगी, वो डिसबैंड होने के लिए तैयार होगी है कि लेकिन अगर आप। नेगोशिएशन में हमेशा ये होता है ना जबान, कि जिसका अपर हैंड होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में, हम्म, अब रशिया का अपर हैंड है तो वो नहीं मान रहे ना। इंतहाई सुबकी हो रही है ट्रम्प की, लेकिन उसके बावजूद पुतिन उनकी बातें नहीं मान रहा। लोग अपना अपर हैंड सरेंडर करने की तरफ आसानी से नहीं आते। इसराइल और अमेरिका को इस वक्त अपर हैंड हासिल है वहां पर। वो तो अपनी मर्जी से जितना चाह रहे हैं लोगों को मार रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमास अपनी बातें कैसे मनवा सकती है हमसे? हम्म, उसके पास तो चंद हमारे कैदी रह गए हैं ना।
या हमारे पास तो उनके तमाम इलाके को बिल्कुल सफाया करने का इख्तियार हासिल है इन्हें। लेकिन वो जो वर्ल्ड लेवल पे एक पूरी चीज बिल्डअप हो रही है उससे कोई वो नहीं है। असल में ये वही बात है ना कि इसमें यूरोप और अमेरिका के दरमियान में एक स्प्लिट आया है। या उस स्प्लिट को कैश कराने के लिए हमारे अरब ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको बढ़ते नजर नहीं आ रहे। सऊदी अरब ने एक मेजर रोल प्ले करना है। आप देखिए अभी भी उनका विजिट जो है प्लान्ड है वेस्ट बैंक का, जो इसराइल ने रोक दिया। यस। तो लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो उसके लिए बड़े उनको पापड़ बेलने पड़े थे। उनको अपने भेजे गए बंदे को वहां पर एक नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर डिक्लेयर करना पड़ा था, ताकि वहां पे सेट फुट कर सके। तो मुझे नहीं मालूम अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद क्या कोई, इनके दरमियान काफी सारा बड़ी आइस पिघली थी इनके दरमियान में, लेकिन वो रुक गई एक सर्टेन लेवल पे आके अक्टूबर 7 2023 के बाद। वो उसके नतीजे में अब इसराइल उनको अलाउ करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर विजिट करने के बाद, मशवरा करने के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से, मेरा ख्याल है सऊदी अरब आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन अगर इस स्प्लिट को लोग एक्सप्लॉइट करें, यूरोप की को एक्सप्लॉइट करें, यूरोप के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि तमाम दुनिया जो लिबरलिज्म का सारा मामला आया है, ये चला यूरोप से ही था। वहां पे अभी तक इसकी रमके बाकी हैं। ठीक है, बाद में बड़ा अमेरिका ने उठा लिया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका और इसराइल दोनों में अभी फार राइट की हुकूमत ऑलमोस्ट आ गई हुई है। और ये लोग जो हैं ये सिर्फ दुनियावी हकीकत पसंदाना मामला के बरखिलाफ दीनी बहुत सारी उनकी जो प्रोफेसीज हैं उसके एतबार से भी चलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं। नहीं, आपकी ये बात बहुत ज्यादा अहम है कि जब ये स्प्लिट जो आया था, अपने आप में खत्म करते काफी लंबी होगी बहस, इस पे हम बहस करेंगे। जो स्प्लिट जो आया था उस पे आपकी डिप्लोमेटिक मूव तो कुछ नहीं मांगती थी। जी वो तो एक्चुअली एक बड़ा अच्छा मकाम था। जब आप एक वो वाली बात है, मॉरल सपोर्ट में जा रहे हैं, जी। जायज हक में जा रहे हैं, चाहते तो सही। मेरा ख्याल में उसका बहुत फर्क पड़ जाता कि अच्छा, वैसे मेरा गलत पे ख्याल ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत कुछ पसे पर्दा भी पेश आ रहा है, जो अच्छा। लोग सामने नहीं लेकर आते। हम्म। इसलिए वी डोंट नो कि पीछे क्या हो रहा है। कतर हो सकता है कोई रोल प्ले कर रहा हो, हम्म। यूएई हो सकता है कोई रोल प्ले कर रहा हो, अगर यूएई ने तो अभी तक बहुत ही नेगेटिव सिग्नलिंग की है। सऊदी अरब लेकिन बहरहाल लगता है कोई रोल प्ले कर रहा हो। हम्म। हमें नहीं पता। देखिए ये बातें डिप्लोमेटिकली अंडर रैप्स रखी जाती हैं एक सर्टेन टाइम तक, उसके बेनिफिट्स होते हैं कुछ। हाँ, जब आप इतने डिसएडवांटेज हो तो फिर आप शायद ओपन नेगोशिएशन लेकिन स्टार्ट। मैं कहता हूँ कि हुकूमतें एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। हम्म। वो डिप्लोमेटिकली भी कर रही हैं, हम्म। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वहां भी गई हुई हैं। पाकिस्तान पार्टी है आईसीजे के केस के अंदर। या। तो इस तरह के बहुत से ममालिक हैं दुनिया के, मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह, वो अपनी तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यही सही रास्ता है इस मसले को आगे से सुलझाने का। बाकी एक मामला फिलिस्तीन के अंदर शुरू हुआ है, हम्म। इमीडिएटली उसको स्टॉप करने का हमारे पास कोई ऐसा जो है ना वो बॉन्ड नहीं है, कोई मेरेकल नहीं है जिससे हम कहें कि ये हो जाए तो बस हो जाए। हम्म। आप देखें एक फ्रीडम फोटेला भी अब चल चुका है, जिसमें ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल है, और कुछ मशहूर गायक भी शामिल हैं, वेस्टर्नर, जो जा रहे हैं फ्रीडम फोटेला पे। मुझे तो लगता है कि उनके साथ बुरी होने वाली है। इसराइल में से किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं करता, और बल्कि वेस्ट भी हो सकता है इसको गनीमत जाने कि उनको शायरी दे कि भाई इसको तो सफाया करो ना। हम्म। इसने ग्रेटा थुनबर्ग ने हमारी जान आजाद की हुई है, ना हमें ऑयल यूज करने देती है, ना हमें और कोई काम करने देती है। जी। तो ये मुझे नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन आप देखिए उनके हाथ से भी ये सारी माशरती लेवल की भी एफर्ट्स जारी हैं। इसलिए मेरे ख्याल से रास्ता यही है, जो दुनिया के लोग आपको समझा रहे हैं, दीन के लोग नहीं समझा रहे आपको, दुनिया के लोग जो आपको बातें बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। माशरती लेवल पे प्रेशर बरकरार रखें, डिप्लोमेटिक और हुकूमती लेवल पे इसका प्रेशर बरकरार रखें, इसी के जरिए से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और हाँ, मुझे लगता है आई कैन सेंस इट, तो वो रास्ता बहुत करीब है इंशाल्लाह। थैंक यू अदनान। थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया। इंशाल्लाह ओके। फिर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।